डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम कुछ इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे जो अभी तक हमने सेट्स के मुतालिक डिस्कस किया है। VDMSL के अंदर के सेट्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर हमने उसकी केस स्टडीज भी देखी थी। तो आज हम उनमें से कुछ चीज़ों को जावा के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। बेसिक पर्पस हमारा ये है कि आप लोगों को ये पता चले कि किसी भी जो कोई भी हमारे पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन होती है उसको हम किसी कोड के अंदर कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो हम जो लैंग्वेज यूज करेंगे ट्रांसलेशन के लिए वो कौन सी लैंग्वेज है? वो जावा लैंग्वेज है। जावा प्रोवाइड्स ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्री डिफाइंड कलेक्शन क्लासेस नोन एज द कलेक्शन फ्रेमवर्क। जावा के अंदर हमारे पास कलेक्शन क्लासेस होती हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो कलेक्शन स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास VDMSL के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। These classes are found in the java.util पैकेज। ये जो पैकेज है हमारे पास java.util, हम इस पैकेज को यूज करेंगे। और जो सेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्लास है वो कौन सी क्लास है? वेक्टर क्लास है, वो भी इसी पैकेज का हिस्सा है। A vector is an indexed collection of items, मतलब कि हमारे पास जो एक वेक्टर होता है वो बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है जिसमें कि हर आइटम को एक इंडेक्स की मदद से आप रेफर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अरेज होती हैं, अरे भी क्या होती है? बेसिकली वो एक कलेक्शन ऑफ आइटम होती है। आप क्या करते हैं, किसी भी एक इंडेक्स को रेफर करके या उस इंडेक्स का जो नंबर होता है वो प्रोवाइड करके आप उस जगह पे जो एलिमेंट पड़ा होता है उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह वेक्टर जो होता है ये भी हमारे पास एक इंडेक्स कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है। हर आइटम का एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है जिसको कोई यूज करते हुए आप उस आइटम को रिट्रीव कर सकते हैं। ए वेक्टर इज ए जेनेरिक कलेक्शन क्लास। क्या मतलब कि ये हमारे पास ऐसी क्लास है जिसके अंदर के आप चाहे तो कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप का डेटा आप स्टोर करवा लें और चाहे तो किसी कस्टम डेटा टाइप का डेटा जो है वो आप स्टोर करवा लें। और ये कैसे होता है? बेसिकली हमारे पास जावा के अंदर एक ऑब्जेक्ट टाइप अवेलेबल है जो कि एक जेनेरिक टाइप है। इसको आप किसी भी डेटा टाइप का डेटा असाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वेक्टर क्लास है वो क्या करती है कि जो वो डेटा स्टोर करती है उसको स्टोर करती है इन दी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप। अब जावा के अंदर बेसिकली हमारे पास जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट टाइप से इनहेरिट होती हैं। और ये इनहेरिटेंस का रूल है कि आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास पेरेंट क्लास होती है उसको किसी भी सब क्लास का ऑब्जेक्ट जो है असाइन कर सकते हैं। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए क्योंकि हमारे पास वेक्टर क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा को स्टोर करती है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी टाइप का डेटा वेक्टर क्लास के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक कोड है, सैंपल कोड है, जिसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ पे हम वेक्टर क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और फिर उसके अंदर हम एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, फिर दूसरा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं और इस तरीके से हमने टोटल 4 एलिमेंट्स ऐड किए हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास लिस्ट बनी है या दूसरे लफ्जों में जो हमारे पास सेट बना है उस सेट को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। हमने आपको कहा था कि जो हमारे पास वेक्टर क्लास है हम सेट्स को इस वेक्टर क्लास की मदद से इंप्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ समझ लें कि ये हमने सम लिस्ट के नाम से एक सेट डिफाइन किया है और उसके अंदर फिर हमने क्या किया कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऐड किए हैं। अब सेम ये भी वही चीज है, लेकिन यहाँ पे तो हमने कुछ कलर्स वगैरह को स्टोर करवाया था, यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वेक्टर क्लास जो होती है ये क्या करती है हमारे पास कि ये जो डेटा है उसको ऑब्जेक्ट टाइप में स्टोर करती है। तो आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये स्ट्रिंग्स वगैरह स्टोर हो रही हैं जबकि यहाँ पे नंबर स्टोर हो रहे हैं। अब जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो हमारे पास आउटपुट इस तरीके से आएगी और ये स्टेटमेंट जब चलेगी तो हमारे पास आउटपुट इस तरह आएगी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम सेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए वेक्टर क्लास यूज करेंगे, लेकिन ये जो वेक्टर क्लास है ये बेसिकली जावा की बिल्ट इन क्लास है, ठीक है। लेकिन हमें तो सेट्स की फंक्शनैलिटी चाहिए, तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम एक रैपर क्लास बनाएंगे अपनी VDM सेट के नाम से। ये क्या कर रही होगी कि ये अपने अंदर एक वेक्टर डिफाइन कर रही होगी और सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं
उनको स्टोर करने के लिए फिर ये क्या करेगी कि इस वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करेगी, और साथ फिर हम ये करेंगे कि इस रैपर क्लास के अंदर अपने कस्टम डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। जैसे हमारे पास इंटरसेक्शन का फंक्शन है, या यूनियन का फंक्शन है, या डिफरेंस का फंक्शन है। तो जो हमारी आप कह लें कि कस्टम डिफाइंड फंक्शनैलिटी है, वो बेसिकली हम वीडीएम सेट के अंदर डिफाइन करेंगे। वीडीएम सेट क्या है? ये हमारी कस्टम डिफाइंड क्लास है, ये हमारी अपनी क्लास है जो कि अपने अंदर वेक्टर क्लास को यूज कर रही है। अब जो हमारी वीडीएम सेट की क्लास होगी, ये उसके कंस्ट्रक्टर्स हैं। एक कंस्ट्रक्टर जो है पहला हमारा, वो क्या है? एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है। दूसरा कंस्ट्रक्टर कौन सा है? वो बेसिकली ऑब्जेक्ट की एक आप कह लें कि पूरी अरे जो है वो इनपुट लेता है। इसके अलावा हमारे पास एक तीसरा कंस्ट्रक्टर है जो कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट को एज इनपुट लेता है। फिर हमारे पास एक चौथा कंस्ट्रक्टर है जो कि रेंज ऑफ वैल्यूज को इनपुट लेता है। अगर आपको याद हो तो हमने सेट्स में जब सेट्स को रिप्रेजेंट करने की बात की थी, तो उसमें हमने कहा था कि हम सेट्स को रेंज की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस रेंज की मदद से सेट्स को बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि हम ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर देंगे। ये जो पहला इंट है, ये लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा इंट जो है ये अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये VDMSL का सिंटैक्स है कि उसके अंदर जो सेट्स हैं उनको आप कैसे बनाते हैं, और उनकी जो हमारे पास जावा इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे वो प्रोवाइड की गई है। तो जब भी कोई एम्प्टी सेट आपने बनाना हो तो वो बेसिकली कैसे होगा? यूं होगा। जबकि जावा के अंदर जो हम अपनी VDMS सेट के नाम से क्लास बनाएंगे, उसको यूज करते हुए आप एक एम्प्टी सेट इस तरीके से बना सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास सेट के अंदर दो एलिमेंट्स है, रेड और ब्लू। तो जो हमारे पास जावा हमारी इम्प्लीमेंटेशन है, उसके अंदर आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। उससे ये होगा कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि VDMSL के अंदर हमारे पास चीजें कैसे होती हैं, और उनको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उनकी वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसी होती है। अब ये कुछ फंक्शन है जो कि जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा और भी फंक्शन है जो कि इस रेफरेंस के अंदर दिए हुए आपको मिल जाएंगे। हम इन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके उसमें हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो कौन सा है? कार्ड के नाम से। ये फंक्शन क्या करता है कि आपको कार्डिनैलिटी रिटर्न करवाता है, सेट की कार्डिनैलिटी। फिर हमारे पास कंटेन्स के नाम से एक फंक्शन है। ये बेसिकली क्या करता है कि ये इसको जब भी आप कोई एलिमेंट पास करेंगे तो ये आपको बताएगा कि उस सेट के अंदर ये एलिमेंट है या नहीं है। अगर तो वो एलिमेंट उसके अंदर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इस तरह डज नॉट कंटेन का हमारे पास फंक्शन है। ये क्या है? ये इस फंक्शन का इनवर्स है। अगर एलिमेंट नहीं होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा जब एलिमेंट उस सेट के अंदर मौजूद होगा। फिर हमारे पास यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है। इस सबसेट ऑफ यानी आप क्या करेंगे कि एक सेट प्रोवाइड करेंगे, ये सुपर सेट होगा, और जिस सेट का या जिस ऑब्जेक्ट का ये फंक्शन कॉल होगा, ये आपको बताएगा कि क्या वो सेट इस सुपर सेट का सबसेट है या नहीं है, और ये उसका इन्वर्स है, इज नॉट अ सबसेट ऑफ। फिर हमारे पास इज अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या होता है? जिसमें कि एक सेट जो होता है वो दूसरे सेट का सबसेट भी हो, और इस सेट की कार्डिनैलिटी जो है वो दूसरे सेट से कम हो। अब होता बेसिकली क्या है? हमारे पास एक सबसेट होता है, एक सुपर सेट होता है। फॉर एग्जांपल सेट ए है और सेट बी है। अगर हम ये कहें कि सेट ए जो है ये सेट बी का सबसेट है, तो इसका क्या मतलब है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बी के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि इसमें ये हो सकता है कि सेट ए जो है वो सेट बी के इक्विवेलेंट भी हो सकता है। जैसे हमारे पास सेट ए जो है, अगर उसमें मैं कहूँ ए बी और सी एलिमेंट्स हैं, और सेट बी जो है इसमें भी मैं अगर आपको कहूँ कि ए बी और सी है, तो सेट ए जो है ये सेट बी का सबसेट तो है, लेकिन ए जो है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट में क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो एक सेट है वो दूसरे का सबसेट भी होना चाहिए, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो दूसरे सेट से कम होनी चाहिए। यहाँ पे तो तादाद बराबर है ना, कार्डिनैलिटी बराबर है। तो इस वजह से ए जो है बी का सबसेट तो है, या बी जो है वो ए का सबसेट तो है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट नहीं है। हाँ, अगर यहाँ से फर्ज कर मैं सी को डिलीट कर देता हूँ, तो फिर ये है कि अब जो ए है ये बी का प्रॉपर सबसेट है, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी में मौजूद भी हैं, ले और जो हमारे पास ए की कार्डिनैलिटी है वो बी से कम भी है। तो बेसिकली इस प्रॉपर सबसेट ऑफ फंक्शन क्या करता है? ये आपको बताता है कि हमारे पास एक जो सबसेट है वो एक जो सेट है हमारे पास वो दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है।
फिर इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उनको भी देखें, और एक दफा जब आपको ये इम्प्लीमेंटेशन की समझ आ जाती है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उन मेथड्स को भी खुद से इम्प्लीमेंट करें। अब यहाँ पे हमारे पास VDML का सिंटैक्स है और उसके अगेंस्ट जावा का सिंटैक्स है, जो हमने VDM सेट के नाम से क्लास इंप्लीमेंट की थी उसका। जैसे यहाँ पे अब ये बताया गया है कि आई इज ए मेंबर ऑफ या आई इज एन एलिमेंट ऑफ सम सेट। तो हमारे पास जो जावा का हम कोड लिखेंगे उसके अंदर हमने क्या, हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक कंटेन्स का मेथड है, तो उसमें ये हम आई जो है एज इनपुट देंगे, ये आपको बताएगा कि ये आई जो है ये इस सम सेट का मेंबर है या नहीं है। जब हम कहेंगे कि आई इज नॉट ए मेंबर ऑफ सम सेट, तो उसके लिए डज नॉट कंटेन का हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेट ए और सेट बी, इनका हम क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि सेट ए का डॉट इंटरसेक्शन मेथड कॉल करेंगे और उसके अंदर सेट बी जो है इसको एज आर्गुमेंट पास करेंगे। तो जो हमारे पास एक नया सेट रिटर्न होगा जो कि सेट ए और सेट बी दोनों का इंटरसेक्शन होगा। ठीक है। फिर हमारे पास इंटरसेक्शन को यूं भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये सेट ए है और इसके अगेंस्ट हमने सेट बी के एलिमेंट्स लिखनी है। तो जो हमारे पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी जावा के अंदर, सेट ए जो है वो तो एज इट इज आ गया, जबकि सेट बी जो है उसके हमने एलिमेंट्स बता दिए। और ये हमने कैसे बताए हैं, एक नया सेट क्रिएट किया यूजिंग न्यू VDMS सेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और इसके अंदर हमने एक अरे पास कर दिया 1 और 2, जो जो 1 और 2 यहाँ पे क्या है, ये उसके एलिमेंट्स हैं। फिर उसी तरह हमारे पास यूनियन है, हमने यूनियन का फंक्शन कॉल किया, और उसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये एक और सेट है जिसको के हमने वैल्यूज की फॉर्म में लिखा है। फिर ये हमारे पास डिफरेंस का ऑपरेटर है, और सबसेट का ऑपरेटर है, इज नॉट सबसेट का ऑपरेटर है, और प्रॉपर सबसेट का ऑपरेटर है, और इज नॉट प्रॉपर सबसेट का ऑपरेटर है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये हम क्या करेंगे कि इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिकली होगा क्या कि ये जितने भी फंक्शन हैं इन सबको हमने पहले से इम्प्लीमेंट किया है। मैं आपको इनकी कोडिंग या इनके पीछे जो लॉजिक हमने लिखी है मैं आपको वो लॉजिक समझाऊंगा। ठीक है। ताकि आपको पता चले कि जो हमने फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लिखी थी वो कोड के अंदर कैसे ट्रांसलेट होती है। जी। तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सेट की वेक्टर क्लास के थ्रू वो आपको करके दिखाऊंगा, और फिर हम क्या करेंगे कि उसको कोड को कंपाइल करेंगे और देखेंगे कि हमारा कोड जो है वो सही काम करता है या नहीं करता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम जावा डॉट यूटिल का पैकेज जो है वो यूज करेंगे। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि उस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। इसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो तमाम की तमाम जो हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू इंपोर्ट हो जाएंगी। फिर हमारे पास एक फंक्शन है स्प्रेस वार्निंग्स के नाम से। ये फंक्शन क्या करता है कि ये कुछ खास तरह की जो वार्निंग्स हैं जैसे कास्टिंग की वार्निंग्स हैं उनको अवॉइड करता है, क्योंकि अभी हमें उन वार्निंग्स की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि वो वार्निंग्स जो हैं ड्यूरिंग कंपाइलेशन हमारे पास हाईलाइट हों। कुछ यूं हो गया। अब यहाँ पे हमारी एक्चुअल जो VDM सेट की क्लास है उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी। तो हम क्या करते हैं, क्लास VDM सेट के नाम से हमने क्या किया, एक क्लास बना ली। अभी फिलहाल मैं ये करने लगा हूँ कि सिंपल इसके अंदर एक मेन मेथड लिखने लगा हूँ, और अपनी जितनी भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन है वो हम उसके अंदर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पब्लिक, ये हमने क्या किया, अपनी एक हमारा एक जो मेन मेथड है वो आ गया। अब हम क्या करते हैं कि अपने ये जो वेक्टर क्लास हमने जिसके मतलब डिस्कशन की थी इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख देते हैं, सम लिस्ट। ठीक होगा जी, ये हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट बन गया। और अभी तक ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक सेट को स्टोर करेगा, या इसके अंदर हम सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर करेंगे। लेकिन अभी तक ये सम लिस्ट जो है ये अभी एम्प्टी है, इसके अंदर अभी कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब ये जो एलिमेंट्स हैं रेड ग्रीन येलो और फिर ग्रीन, इनको ऐड करवाते हैं इस सेट के अंदर। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि इनको डिस्प्ले करवाएंगे। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ऐड का मेथड यूज करते हैं, सम लिस्ट डॉट ऐड, और पहला एलिमेंट कौन सा है, रेड के नाम से। ठीक हो गया। फिर सम लिस्ट डॉट ऐड, और दूसरा कौन सा एलिमेंट है, ग्रीन। ठीक हो गया जी। और फिर इसी तरह सम लिस्ट
डॉट ऐड, यहाँ पे हमने कौन सा किया, येलो, और फाइनली हमारे पास सम लिस्ट डॉट ऐड, जो रहा हमारे पास ग्रीन एलिमेंट है इसको हमने दोबारा से ऐड करवा लिया है। और अब हम क्या करते हैं कि इसको डिस्प्ले करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये हमारे पास जावा के अंदर किसी भी चीज को कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवाने की स्टेटमेंट है, सम लिस्ट। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि हमने एक एम्प्टी वेक्टर डिफाइन किया, या दूसरे लफ्जों में वेक्टर क्लास को यूज करते हुए एक एम्प्टी कलेक्शन डिफाइन की, जिसको कि हम सेट के तौर पर यूज कर रहे हैं। और उसके अंदर फिर हमने क्या किया कि ये 4 एलिमेंट्स जो थे उनको ऐड करवाया, और फिर हम क्या कर रहे हैं कि उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो देखते हैं, पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल के लिए हमारे पास जावा सी की कमांड होती है, और साथ आपने उस फाइल का नाम बताना होता है जिसके अंदर आपके पास कोड है, या दूसरे लफ्जों में जिसके अंदर हमारे पास ये वीडीएम सेट की क्लास है, वीडीएम सेट डॉट जावा। हमारे पास उसका नाम भी क्या है, वीडीएम सेट डॉट जावा। ठीक है, तो देखते हैं, हमारे पास ये एरर आया है, सप्रेस वार्निंग्स का फंक्शन इसको क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, ओ सॉरी, ये बेसिकली हमारे पास ये डबल पी है। तो होपफुली अब ये एरर जो है हमारे पास ये रिमूव हो जाना चाहिए। पहले क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, जावा सी वीडीएम सेट डॉट जावा, ये एरर हमारे पास रिमूव हो गया। और अब हम क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल तो कर लिया, अब हम इसको रन करते हैं। उसके लिए हमारे पास जावा की कमांड है, वीडीएम सेट। तो ये आप देखें कि हमने जिस सीक्वेंस में एलिमेंट्स को ऐड करवाया था, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में हमारे पास वो एलिमेंट्स डिस्प्ले हो गए हैं। पहले हमारे पास रेड था, ग्रीन था, येलो था, और फिर ग्रीन था। तो अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि ये जो हमारे पास वेक्टर क्लास है इसको एज ए सेट यूज कर रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं उनको ऐड करवा रहे हैं, और फिर हमने क्या किया कि उनको डिस्प्ले करवाया। अब अगर यहाँ पे मैं कोई और एक एलिमेंट ऐड करवा देता हूँ, सम लिस्ट डॉट ऐड फॉर एग्जांपल ब्लू कलर जो है उसको, ठीक है। तो अब अगर हम दोबारा इसको कंपाइल करें तो क्या होगा, हमारे पास वो ब्लू वाला एलिमेंट जो है वो भी ऐड हो चुका होगा। ये बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है हमारे पास। इस तरह आप चाहें तो ये 3, 11 और 9 जो है इनको भी आप ऐड करवा के डिस्प्ले करवा सकते हैं। उस सूरत में हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 3, 11 और 9। तो ये बेसिकली एक छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन है, और इसको बताने का मकसद क्या था कि जो हमारे पास वेक्टर क्लास है उसको यूज करते हुए हम सेट्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो इसके बाद हमने फंक्शन पढ़े थे, ये वाले ये वाले, ठीक है। इन तमाम फंक्शन की मैं आपको कोडिंग जो है वो मैंने पहले से कर रखी है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। और वो भी जो कोडिंग हमने की है ये वेक्टर क्लास को यूज करते हुए ही की है। तो उसकी लॉजिक मैं आपको बता दूंगा, कोडिंग एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको पता चले कि हमारे पास ये जो मेथड्स हैं, ठीक है, इनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास वीडीएम सेट की कोडिंग है जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि जावा डॉट यूटिल का पैकेज इंपोर्ट किया है, और उसके बाद हमने ये दो पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं, जावा डॉट लैंग डॉट रिफ्लेक्ट और जावा डॉट यूटिल डॉट लिंक्ड हैश सेट। ये बेसिकली हमने इसलिए किए हैं कि कुछ हमें यूटिलिटी टास्क परफॉर्म करने थे, तो उसके लिए हमें इनकी क्लासेस की ज़रूरत थी। उसी तरह फिर हमने सप्रेस वार्निंग्स का फंक्शन यूज़ किया है, और यहाँ से हमारे पास जो वीडीएम सेट की हमारी क्लास है उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो रही है। उसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले अपनी वेक्टर क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है सम लिस्ट के नाम से। अब ये हमारे पास पहला कंस्ट्रक्टर है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये जो हमारे पास सम लिस्ट का वेक्टर था उसको उसकी एम्प्टी इनिशियलाइजेशन करवा रहा है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो सम लिस्ट है इसके इनिशियलाइज होने से पहले जरूरी है कि इसकी वैल्यू नल हो। ये बेसिकली हमने फॉर सिक्योरिटी पर्पस किया है, ताकि अगर कोई एक्सीडेंटली वीडीएम सेट का ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर ले तो जो हमारे पास प्रीवियस उसके अंदर सेट के अंदर वैल्यूज पड़ी हैं वो डिलीट ना हो। तो हम ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहे हैं, ये सेट को सिर्फ उसी सूरत में इनिशियलाइज कर रहा है जब वो पहले से इनिशियलाइज नहीं होगा। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया कि एक न्यू वेक्टर का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया यहाँ पे, जिससे कि ये हमारे पास सम लिस्ट जो है ये एम्प्टी लिस्ट के तौर पर इनिशियलाइज हो गई है।
फिर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है वीडीएम सेट, जिसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट का एलिमेंट ले रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज है। ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ये क्या कर रहा है कि ये हमारी लिस्ट को इनिशियलाइज कर रहा है किस चीज से, जो हमारे पास कस्टम एलिमेंट्स हैं, मतलब जब वो सिंगल एलिमेंट के तौर पर आएंगे उनसे भी ये इनिशियलाइज करता है, और जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं वो एज ए सिंगल एलिमेंट्स आएंगी उनसे भी इनिशियलाइज होगा, और फाइनली जो हमारे पास प्रिमिटिव टाइप की जो अरेज आएंगी उनसे भी इनको ये हमारी जो लिस्ट है उसको इनिशियलाइज करेगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्टर है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये तीन तरह की इनिशियलाइजेशन कर रहा है। यानी ये जो हमारे पास सम लिस्ट है इसको इनिशियलाइज कर रहा है किस तरीके से, कितने तरीकों से, तीन तरीकों से। नंबर वन, जब हमारे पास कोई कस्टम डिफाइंड टाइप का सिंगल एलिमेंट आएगा उससे भी ये हमारे पास सम लिस्ट इनिशियलाइज हो जाएगी। जब प्रिमिटिव टाइप का कोई सिंगल एलिमेंट आएगा उससे भी हमारी ये लिस्ट इनिशियलाइज होगी, और फाइनली जब प्रिमिटिव टाइप्स का कोई भी अरे आएगी हमारे पास तो उससे भी इस लिस्ट को ये इनिशियलाइज करेगा। इसकी मैं आपको थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन समझा देता हूँ। उस तरीके से हमने चेक किया कि हमारे पास जो सम लिस्ट है वो पहले से नल होनी चाहिए, और फिर हमने क्या किया कि उसको एम्प्टी इनिशियलाइज किया। एम्प्टी इनिशियलाइज करने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कंस्ट्रक्टर जो है ये हमारे पास जो कस्टम टाइप्स ये जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं उनके सिंगल एलिमेंट से भी इनिशियलाइज करता है और उनकी अरे से भी इनिशियलाइज करता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले चेक कर लिया कि हमारे पास जो आर्गुमेंट्स में चीज आई है क्या वो अरे है या सिंगल एलिमेंट है। अगर तो वो अरे है तो फिर हमने क्या किया, एक लूप लगा के सम लिस्ट के अंदर उसके एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट किए और सम लिस्ट के अंदर उनको असाइन करवाते गए। और जब वो हमारे पास आर्गुमेंट जो है वो एज ए सिंगल एलिमेंट आया तो हमने सिंपली ऐड का फंक्शन कॉल करके उस एक एलिमेंट को सम लिस्ट के अंदर असाइन कर दिया। जब सम हमारे पास एलिमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव टाइप की कोई अरे आई है तो फिर हमने क्या करना था, हमने पूरा लूप लगाना था। लूप लगाने के बाद हमने क्या किया कि गेट का फंक्शन यूज करके उस ऑब्जेक्ट के अंदर यानी इस एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बारी बारी एक्सट्रैक्ट किया और सम लिस्ट के अंदर ऐड करते गए। जब ये हमारे पास एज ए सिंगल एलिमेंट आया तो फिर हमने क्या किया कि सिंपली एक दफा ऐड का फंक्शन कॉल किया और उसको सम लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। और ये हमें पता कैसे चल रहा है, ये पता हमें चल रहा है इस कंडीशन के थ्रू, इस अरे के थ्रू। जब ये इस अरे की कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक अरे आई है तो ये वाला कोड चलेगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास एल्स के पोर्शन में सिंपली ये वाला कोड चलेगा। और फिर हमने क्या किया कि एक थोड़ा सा वर्क अराउंड ये किया है कि हमने कि जो हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे उनको हमने रिमूव कर दिया है। डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हमने कैसे रिमूव किया, उसके लिए हमने लिंक्ड हैश सेट की क्लास यूज की है। अब ये जो हमारे पास लिंक्ड हैश सेट की क्लास है इसके अंदर जब आप एलिमेंट्स को इस क्लास के ऑब्जेक्ट को जब इनिशियलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो हमने क्या किया कि इस क्लास का एक डेटा मेंबर बनाया है और उसके अंदर सम लिस्ट जो थी हमारी वो एज ए आर्गुमेंट पास की। जैसे ये लिस्ट एज ए आर्गुमेंट पास हुई तो हमारे पास ये जो एल हैश सेट के नाम से लिंक्ड हैश सेट के नाम से जो हमारा डेटा मेंबर बना है इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ गए वो तमाम के तमाम यूनिक हो गए, यानी सम लिस्ट के अंदर जितने डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे वो तमाम के तमाम रिमूव हो गए। फिर हमने क्या किया कि सम लिस्ट को क्लियर कर दिया ताकि उसके अंदर से प्रीवियस एलिमेंट्स डिलीट हो जाए, और फिर सम लिस्ट के अंदर ये जो हमारा जो हैश सेट का हमने डेटा मेंबर बनाया था वो असाइन हमने कर दिया। तो बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पर हमारे पास सम लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे। जब ये हमने इस एल एच सेट को हमने ये असाइन करवाई लिस्ट तो उससे क्या हुआ कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव हो गए, और फिर ये जो हैश सेट वाला हमारा डेटा मेंबर है उससे हमने दोबारा इस सम लिस्ट को इनिशियलाइज करवा लिया। तो बेसिकली थोड़ा सा वर्क अराउंड करके हमने क्या किया है कि जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे उनको हमने रिमूव करवा दिया है। फिर हमारा ये एक और कंस्ट्रक्टर है जो कि कस्टम टाइप्स जो है उनकी अरे को लेता है और हमारे पास जो सम लिस्ट की कलेक्शन है उसको उस उन अरे के एलिमेंट से इनिशियलाइज करवा देता है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये एलिमेंट्स की अरे आई है उसको अल्टरेट कर रहे हैं और हमारे पास सम लिस्ट की जो कलेक्शन है उसके अंदर बारी बारी इस अरे के तमाम एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हमने उस तरह डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव किया है। फाइनली ये हमारे पास वो कंस्ट्रक्टर है जो कि किसी रेंज से सेट को इनिशियलाइज करता है। हम क्या करेंगे कि एक लोअर वैल्यू इनपुट लेंगे और एक अपर वैल्यू इनपुट लेंगे, और एक लूप चलाकर हम क्या कर रहे हैं कि दोबारा से वो तमाम वैल्यूज जो हैं वो सम लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने उसी तरह चेक किया है कि हमारे पास सम लिस्ट जो है उसको इनिशियलाइज करवाने से पहले उसका नल होना जरूरी है। फिर ये हमारे पास कार्डिनलिटी का फंक्शन है
ये क्या कर रहा है कि ये सिंपली रिटर्न कर रहा है जो हमारे पास जो सम लिस्ट है, जो वेक्टर वाली कलेक्शन है उसका साइज। तो ये बेसिकली इससे हमें क्या मिलेगा कि हमारे पास सेट के अंदर इस वक्त करंटली कितने एलिमेंट्स स्टोर है, उनकी टोटल जो उनका काउंट है वो हमें मिल जाएगा। फिर हमारे पास ये सॉर्ट का मेथड है। ये क्या कर रहा है कि इसको हमने सम लिस्ट, ये जो लिस्ट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है उनको सिंपली सॉर्ट कर रहा है, ठीक है। और उसमें के लिए हमने क्या किया कि कलेक्शन का सॉर्ट का मेथड यूज किया है। फिर हमारे पास ऐड एलिमेंट का मेथड है। ये सिंपली क्या कर रहा है कि कोई भी एक सिंगल एलिमेंट जो इसको रिसीव होगा वो क्या उसको सम लिस्ट के अंदर ऐड कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास शो सेट का। ये सिंपली क्या करता है कि सम सेट की जो लिस्ट है उसको प्रिंट करवा देता है। ये बेसिकली हम क्यों यूज कर रहे हैं, जो हमारे पास सेट है उसको एज इट इज प्रिंट करवाने के लिए। इसका अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने आगे इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी बनाया है डिस्प्ले के नाम से। वो एक्चुअली जो ऐसे हमारे पास सेट नोटेशन के अंदर करली ब्रेसेस में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की फॉर्म में सेट को डिस्प्ले किया जाता है, वो हमारे पास जो सम लिस्ट की कलेक्शन है उसको इन दैट फॉर्म वो उसको डिस्प्ले करवाता है। फिर हमारे पास कंटेन्स का मेथड है। ये एक एलिमेंट इनपुट लेता है और बताता में एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, डिपेंडिंग कि वो वैल्यू जो है वो उस सेट के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर तो ये एलिमेंट उस सम लिस्ट के अंदर मौजूद होगा तो हमारे पास ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर हमारे पास डज नॉट कंटेन का मेथड है। ये बेसिकली कंटेन्स वाले मेथड का इनवर्स है। इसके लिए हमने क्या किया कि सिंपली हमने उसके पीछे एक नॉट ऑपरेटर यूज कर लिया है। फिर हमारे पास एलिमेंट्स का मेथड है। ये क्या करता है कि ये हमारे पास पूरी की पूरी जो वेक्टर वाली कलेक्शन है या दूसरे लफ्जों में पूरे का पूरा सेट जो है वो रिटर्न करवा देता है। ये हमने इसलिए यूज किया कि बाज आगे कुछ फंक्शंस में हमें इस कलेक्शन की जरूरत थी। फिर हमारे पास क्या है, इस सबसेट ऑफ मेथड है। ये क्या करता है कि ये एक सुपर सेट जो है या एक सेट जो है उसको इनपुट लेता है और ये हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करना ऑन द बेसिस कि जिस सेट का हम ये मेथड कॉल कर रहे हैं क्या वो इस सुपर सेट का सबसेट है या नहीं है। तो ये जब मैं आपको इसकी आगे एग्जांपल बताऊंगा तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि किसी भी एक सेट का ये वाला मेथड इस सबसेट ऑफ कॉल करेंगे और उसके अंदर एक दूसरा सेट जो है वो हम एज ए आर्गूमेंट पास कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सेट ए जो है उसका ये वाला मेथड कॉल करते हैं और सेट बी जो है वो एज ए आर्गूमेंट पास करते हैं। तो ये मेथड हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा ऑन द बेसिस ऑफ के हमारे पास सेट ए जो है वो क्या इस सेट बी का सबसेट है या नहीं है। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि हमने जो हमारे पास ये सुपर सेट है जो आर्गुमेंट आया था उसकी एलिमेंट्स वाले मेथड कॉल किया, जिससे हमें ये पूरी की पूरी आप कह लें कि कलेक्शन रिटर्न हो गई। और उसका फिर हमने क्या किया कि कंटेन ऑल का मेथड कॉल किया और उसके अंदर जो हमारे पास करंट सेट ए की जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया। फिर क्या है कि इज नॉट सबसेट ऑफ, ये बेसिकली इसी का इनवर्स है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि सिंपली वही कंडीशंस हैं, सिर्फ उसके पीछे नॉट ऑपरेटर हमने लगा दिया है। फिर हमारे पास क्या है कि इज प्रॉपर सबसेट ऑफ। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एंड ऑपरेटर यूज करके कार्डिनैलिटी वाली कंडीशन भी साथ ऐड कर दी है कि सेट ए की यानी जिस आप कह लें कि ऑब्जेक्ट का ये मेथड कॉल किया जा रहा है उसकी कार्डिनैलिटी कम होनी चाहिए जो हमारे पास आर्गुमेंट में सेट आया है उसकी कार्डिनैलिटी की निस्बत। और साथ हमने वो जो मेंबरशिप है वो भी चेक किया है कि जो हमारे पास सेट ए है यानी जिस सेट का ये मेथड कॉल किया जा रहा है वो सेट बी जो है उसका सबसेट भी होना चाहिए। फिर हमारे पास इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ का मेथड है। ये बेसिकली इसका इनवर्स है और यहाँ पे हमने उसी कंडीशन के पीछे नॉट ऑपरेटर लगा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास यूनियन का मेथड है। ये क्या करता है कि ये हमें एक नया सेट रिटर्न करता है जिसके अंदर के हमारे पास सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स मौजूद होंगे और जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं वो उनको वन टाइम ही लिखा जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि ये जिस ऑब्जेक्ट का भी ये यूनियन मेथड कॉल किया जाएगा तो उसका उस सेट का और जो सेट हम एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे उनका यूनियन लिया जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले यूनियन सेट के नाम से एक नया वीडीएम सेट क्रिएट कर रहा है और उसके बाद जो हमारे पास ये यूनियन सेट का नया सेट है जो हमने नया डेटा मेंबर बनाया है उसके अंदर हमारे पास जो करंट सेट है जिसका ये मैं यूनियन मेथड कॉल किया गया उसके तमाम एलिमेंट्स को भी ऐड कर रहा है और सेट टू के तमाम एलिमेंट्स को भी ऐड कर रहा है। ठीक है, आप नोट करें तो यहाँ पे हमने सिर्फ एलिमेंट्स लिखा है, यहाँ पे कोई उसका सेट नहीं बताया। उसकी वजह ये है कि हम जिस भी सेट का ये वाला मेथड कॉल कर रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं
जो एलिमेंट्स का फंक्शन है ये उस सेट के हमें मेंबर्स रिटर्न करेगा। जबकि यहाँ पे हमें सेट 2 के मेंबर्स चाहिए थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको साथ सेट 2 ऐड किया है। फिर हमने क्या किया कि यूनियन सेट जो था उसको सॉर्ट किया, और उसी तरीके से हमने फिर क्या कर लिया कि जो डुप्लीकेट मेथड डेटा मेंबर्स हैं उनको रिमूव कर दिया। फिर हमने क्या किया है कि हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट फंक्शन है। ये बेसिकली क्या करता है कि एक सेट जो है सेट 2 उसको एज इनपुट लेता है, और जिस सेट का ये इंटरसेक्शन का मेथड कॉल किया जाएगा वो, और ये जो दूसरा सेट हमने एज ए आर्गुमेंट पास किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। तो उसके लिए फिर हम क्या कर रहे हैं कि नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हैं उसके लिए फिर हमने क्या यूज किया, इक्वल का फंक्शन यूज किया। यानी हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास पहला सेट है जिसका कि ये इंटरसेक्शन का मेथड कॉल हुआ है, उसका हर एलिमेंट ले रहे हैं और इक्वल के फंक्शन के थ्रू उसको कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास सेट 2 जो है इसके हर एलिमेंट के साथ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो ट्रू आ रहा है, तो यानी वो दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इंटरसेक्शन वाला जो हमारा ये वाला जो सेट है, जो हमने नया सेट बनाया है, उसके अंदर वो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं उसके ऐड के फंक्शन के थ्रू। और फाइनली हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो इंटरसेक्शन सेट है, जो हमने नया सेट बनाया जिसके अंदर हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं, उनको हम रिटर्न कर रहे हैं। फिर हमारे पास डिफरेंस का फंक्शन है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम दो सेट्स का डिफरेंस मालूम कर रहे हैं। बेसिकली आप यूं समझ लें कि ये जो फंक्शन जिस सेट का ये फंक्शन कॉल होगा, वो सेट जो है वो डिफरेंस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वाला सेट है, और ये जो हमारे पास सेट एज ए आर्गुमेंट आया है ये डिफरेंस के राइट साइड वाला, डिफरेंस ऑपरेटर के राइट साइड वाला सेट है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक ट्रिक ये खेला है कि जो हमारे पास ये वाला सेट है, ये वाला जो एज ए आर्गुमेंट आया है, ठीक है, इसका हमने कंटेन्स का मेथड कॉल किया है, और बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास डिफरेंस ऑपरेटर के लेफ्ट वाला सेट था, या दूसरे लफ्जों में वो वाला सेट जिसका ये डिफरेंस फंक्शन कॉल हुआ है, उसको हमने उसके कंटेन्स के अंदर एज ए आर्गुमेंट, उसके एलिमेंट तमाम एलिमेंट्स को कंटेन्स के अंदर एज आर्गुमेंट पास करें। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है कि ये कर ये रहा है कि जो हमारे पास डिफरेंस वाला जो डिफरेंस के जो लेफ्ट साइड पे सेट है, उसके वो तमाम एलिमेंट्स जो कि इस सेट के अंदर नहीं है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमने नॉट ऑपरेटर यूज किया है, और यहाँ पे हमने एज ए आर्गुमेंट क्या पास किया है, जो हमारे पास डिफरेंस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वाला सेट है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वाले सेट के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स जो कि इस सेट के अंदर नहीं है, वो तमाम के तमाम डिफरेंट सेट को असाइन हो जाएं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि जो हमारे पास डिफरेंस ऑपरेटर के लेफ्ट वाले सेट के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स जो कि डिफरेंस ऑपरेटर के राइट साइड वाले सेट के अंदर नहीं होंगे, वो हमें रिटर्न करवा देगा। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले का फंक्शन है। ये क्या कर रहा है कि ये सेट को प्रॉपर फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवा रहा है। उसमें सबसे पहले हमने प्रिंट की कंडीशन यूज स्टेटमेंट यूज की है, और एक स्टार्टिंग करली ब्रेस हमने डिस्प्ले करवा लिया। उसके बाद तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने डिस्प्ले करवाया यूजिंग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, और जब तमाम एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे तो हमने क्या करली ब्रेस जो है उसको क्लोज करवा लिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली इन मेथड्स की, आप कह लें कि इन मेथड्स का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, एक हाई लेवल की लॉजिक मैंने आपको समझाई है ताकि आपको पता चले कि ये मेथड्स कैसे काम करते हैं। तो जब आप इन मेथड्स की कोडिंग को बार बार पढ़ेंगे, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इनको समझने की कोशिश करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इन मेथड्स की लॉजिक जो है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। कोई कम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है, सिंपल हमने स्टेटमेंट्स यूज किए हैं, लॉजिक को सिंपल रखा है। जब एक दो दफा आप इनको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि ये मेथड्स जो हैं ये सेट के फंक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शंस हमने बनाए हैं इनको अब हम यूज करते हैं, और देखते हैं कि क्या ये हमारी सेट्स वाली जो फंक्शनैलिटीज है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सम सेट के नाम से एक सेट बना देते हैं, जैसे यहाँ पे गिवन है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि वीडीएम सेट सम सेट, और इसको हम इनिशियलाइज करवाते हैं यूजिंग रेंज, ठीक है, मैंने 1 से 10 तक रेंज बता दी है। और फिर हम क्या करते हैं, इस सेट को डिस्प्ले करवा लेते हैं। डिस्प्ले का हमने अलग से मेथड बनाया हुआ है। यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, सेट डॉट जावा, ठीक है, ये कंपाइल हो गया, और इसको हम डिस्प्ले करवाते हैं वीडीएम सेट। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये डिस्प्ले हो गया सेट 1 से 10 तक, ये हमने जो रेंज बताई थी, ठीक हो गया।
अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इसकी कार्डिनैलिटी डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, सेट तो हमें डिस्प्ले हो गया। मैं ये करता हूं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये जावा की स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम चीजों को प्रिंट करते हैं। सम सेट डॉट कार्ड, ये अगर आपको याद हो तो हमने ये मेथड बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे उसने कार्डिनैलिटी जो है वो डिस्प्ले करवा दी है 10। ठीक है, 1 to 10 हमारे पास 10 ही सेट एलिमेंट्स थे इस सेट के अंदर। अच्छा, फिर हम ये चेक करते हैं कि क्या हमको एक एलिमेंट आई जो है इस सेट को पास करेंगे और देखेंगे कि क्या ये उसका मेंबर है या नहीं है। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि इसी के अंदर ही सम सेट डॉट कंटेन्स का हमने मेथड बनाया है, कंटेन्स, और उसके अंदर ये जो आई है हमने पास करना है। सपोज मैं 5 के तौर पर आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम 5 पास करते हैं। ठीक है, तो अब 5 जो है वो हमारे पास सम सेट के अंदर मौजूद है, तो इसको हमें ट्रू प्रिंट करवाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये क्या ट्रू प्रिंट करवाता है या नहीं करवाता। ठीक है, ये देखा आपने, इसने ट्रू प्रिंट करवा दिया। अब सपोज मैं यहाँ पे 15 पास करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डेफिनेटली इसको फॉल्स प्रिंट करवाना चाहिए क्योंकि जो 15 है वो सम सेट के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसने फॉल्स डिस्प्ले करवा दिया। फिर उसी तरह हमारे पास नॉट मेंबरशिप का वो है, तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो कौन सा है, इज सॉरी डस नॉट कंटेन। ठीक है, 15। अच्छा, अब ये डज नॉट कंटेन जो है 15, ये हमने मेथड कॉल किया और 15 जो है ये एज ए आर्गुमेंट पास किया है आई की वैल्यू के तौर पे। ठीक है, जो यहाँ पे ये है। ठीक है, तो अब इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए क्योंकि वाकई जो हमारे पास ये सम सेट है इट डज नॉट कंटेन 15। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या ये हमें ट्रू रिटर्न करता है या नहीं करता। ठीक है, इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, और फिर उसी तरह अगर आप कोई ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो कि इसके अंदर मौजूद होगी तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन है। अब इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या है कि एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो हम क्या करते हैं कि इसको सम सेट की बजाय इसको हम कर देते हैं सेट ए। ठीक है, ये 1 to 10 हो गया। और हम फिर हमारे पास एक वीडीएम सेट, ये हम सेट बी के नाम से बना लेते हैं, न्यू वीडीएम सेट। और उसके अंदर जो हम एलिमेंट्स पास करते हैं वो भी सपोज हम रेंज के थ्रू पास कर देते हैं, या चलें हम एक नया सेट बना लेते हैं और उसके अंदर न्यू वीडीएम सेट। ठीक है, और इसके अंदर हम एक सेपरेट जो हमारे पास इंटीजर एलिमेंट्स हैं वो हम पास करते हैं, यानी एक लिस्ट के तौर पर हम पास करते हैं। ठीक है, और उसमें हम कौन से एलिमेंट पास करते हैं, 1 into 2। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे कि हम इसका इंटरसेक्शन जो है मालूम करेंगे। ठीक हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास अ, हम क्या करते हैं कि सेट ए, ठीक है, डॉट इंटरसेक्शन, और इसके अंदर हमने सेट बी पास कर दिया। और जो हमारे पास एक नया सेट रिटर्न होगा, बजाय इसके कि वो हम किसी तीसरे सेट को असाइन करवाएं, मैं डायरेक्ट उसका डिस्प्ले वाला मेथड कॉल कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं, अब बेसिकली हमने किया क्या है कि एक सेट ए बनाया है, उसके अंदर 1 to 10 एलिमेंट्स हैं, और एक नया सेट बी बनाया है। ठीक है, उसके अंदर, बल्कि सॉरी ये यहाँ पे न्यू वीडीएम सेट नहीं आएगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और ये हमारे पास ये चीज भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम सेट बी जो है वो बेसिकली हम एक लिस्ट से उसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं और उस लिस्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया जी। तो अब देखते हैं कि हमारे पास सूरी तौर पर अब हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, सिंपल 1 and 2 आनी चाहिए, क्योंकि 1 and 2 जो है वो क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो इसको पहले कंपाइल करते हैं जी। ठीक है, कंपाइल हो गया और ये हमारे पास 1 and 2 आ गया। ठीक हो गया, फिर हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो हमने यहाँ पे ये जो लिस्ट बनाई थी, इसको पहले हमने सेट बी को एक आप कह लें कि एक्सप्लिसिट एक अलग से सेट बना के एज आर्गुमेंट पास किया था। आप इसको डायरेक्ट भी आर्गुमेंट के तौर पर पास कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं ये पूरे का पूरा जो सेट बी था, हमने ये सेट बी को असाइन करवाने की बजाय मैं एज ए आर्गुमेंट पास कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ हमारे पास खत्म हो जाएगी। और फिर हम क्या करते हैं कि
हाँ, हमने ये डिस्प्ले का मेथड तो पहले से ही यूज कर लिए हुए, तो ये इसको भी हमारे पास वही चीज डिस्प्ले करवानी चाहिए 1 और 2। ठीक है, तो ये हम आपने देखा कि 1 एंड 2 इसने डिस्प्ले करा। अगर सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ 1 2 और साथ में 11 कर देता हूँ, ठीक है, और साथ बल्कि 3 भी हम कर देते हैं, तो अब ये क्या डिस्प्ले करवाएगा, 1 2 एंड 3 डिस्प्ले करवाएगा, 11 डिस्प्ले नहीं करवाएगा, क्योंकि 11 जो है वो कॉमन नहीं है। ठीक है, 1 2 एंड 3 इसने डिस्प्ले करवा दिया, 11 डिस्प्ले नहीं हुआ। फिर क्या है, हमारे पास यूनियन है। अब हम सिंपली ये करते हैं कि हम इस इंटरसेक्शन की बजाय यूनियन वाला जो मेथड है हम उसको कॉल कर लेते हैं। अब आउटपुट क्या डिस्प्ले होनी चाहिए, 1 to 10 और साथ ये 11 भी। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि 1 2 और 3 ये दोनों में कॉमन है, और यूनियन में जो कॉमन होते हैं वो वंस उनको वो मतलब वो रिपीट नहीं होते, एक दफा ही उनको लिखा जाता है। और उसके अलावा बाकी दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स जो हैं जो कॉमन नहीं है वो एक दफा लिखे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो यूनियन है उसमें 1 to 11 आता है। ये हाँ, ये देखें कि हमारे पास 1 to 11 इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम डिफरेंस लेते हैं। अब यहाँ पे हमने डिफरेंस का मेथड कॉल कर लिया। अब डिफरेंस में क्या होगा हमारे पास के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में हैं और सेट बी में नहीं है। ठीक है, तो वो कौन से हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, 4 to 10 जो कि सेट ए में है और सेट बी में नहीं है, तो वो हमारी डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा से प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, और ये देखिए ये 4 to 10 हमारे पास वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि हम एक आप कह लें कि ये सबसेट जो है, ठीक है, ये मालूम करते हैं। उसमें हम ये कर देते हैं कि ये जो हमारा सेट है, ठीक है, इसको हम सेट बी कर देते हैं, और यहाँ पे ये जो हमारा सेट था इसको हम सेट ए के तौर पर ले लेते हैं, और यहाँ मैं कर देता हूँ मीडियम सेट सेट ए। ठीक है जी, और यहाँ से मैं ये 11 जो है ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक हो गया, और अब हम क्या करते हैं कि सेट ए डॉट इज सबसेट ऑफ, उसका वो मेथड कॉल कर लेते हैं, इज सेट ऑफ। ठीक हो गया, और साथ हमने क्या किया, सेट बी पास कर दिया। अब ये चीज जो है ये खत्म हो जाएगी, और हम क्या करते हैं, बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो हमारे पास मेथड है ना इस सबसेट ऑफ, ये क्या करता है कि ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। अब ये आपको बताएगा कि क्या सेट ए जो है ये सेट बी का सबसेट है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इस सबसेट ऑफ मेथड है ना वो सेट ए का कॉल किया जा रहा है, सेट बी एज ए आर्गुमेंट पास हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको वो जो ट्रू या फॉल्स वैल्यू हमें रिटर्न होगी वो हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। क्यों सबसेट है, क्योंकि 1 2 और 3 और सेट बी में भी 1 2 3 मौजूद है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, इसे हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए। इसमें एरर आ गया है, हाँ ये देखें, यहाँ पे हमने टर्मिनेटर नहीं लगाया। ठीक हो गया जी, वो हम लगा देते हैं, दोबारा से कंपाइल करते हैं, और अब इसमें क्या एरर आ रहा है, हाँ ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एस जो है वो हमने कैपिटल लिखा है, हालांकि ये एस जो है वो स्मॉल होना चाहिए। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ये बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बाज़ औक़ात आदमी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी कर देती हैं। ठीक है? तो ये इसने ट्रू रिटर्न किया क्योंकि वाकई हमारे पास जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट था। अब अगर मैं इसको 11 कर देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर 11 भी ऐड कर देता हूँ, अभी हमारे पास सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 11 जो है वो सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हमें फॉल्स रिटर्न करवाना चाहिए, तो क्या ये हमें फॉल्स रिटर्न करवाता है या नहीं करवाता। ठीक है, तो ये देखिए इसने फॉल्स रिटर्न करवा दिया। ठीक हो गया जी, फिर हमारे पास प्रॉपर सबसेट है, तो मैं ये इस 11 को फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और अब ये उसका प्रॉपर सबसेट है, इस प्रॉपर सबसेट ऑफ। ठीक है जी, मेरे ख्याल में हमने मेथड का नाम जो है वो सही लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब इसको ट्रू रिटर्न करवाना चाहिए, इसने वाकई ट्रू रिटर्न करवाया है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि मैं इसी तरह इस सेट को डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, यानी सेट ए जो है
वो उसको भी ये चीज असाइन कर देता हूँ। अब सेट ए जो है सेट बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि सेट ए की कार्डिनैलिटी सेट बी के बराबर आ चुकी है। तो अब इसको हमें क्या करना चाहिए, फॉल्स रिटर्न करवाना चाहिए। दोबारा से कंपाइल करें और ये देखें इसने फॉल्स रिटर्न करवाया। इस तरह इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ, अब जब मैं इसको इज नॉट प्रॉपर सबसेट करूंगा तो इसको अब ट्रू रिटर्न करवाना चाहिए। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं। अब इसने ट्रू रिटर्न करवाया। क्यों ट्रू रिटर्न करवाया, क्योंकि अब यहाँ पे सेट ए जो है वो वाकई सेट बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। हाँ, अगर इसकी मैं ये रेंज जो है 1 to 8 कर देता हूँ या 1 to 9 कर देता हूँ, तो अब जो है सेट ए जो है सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। और ये जो हमारा फंक्शन है इज नॉट प्रॉपर सबसेट, ये हमें ट्रू कब रिटर्न करता है, जब सेट ए जो है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट ना हो। लेकिन अब यहाँ तो प्रॉपर सबसेट है ना, तो इस वजह से अब इस फंक्शन को फॉल्स रिटर्न करवाना चाहिए। तो यहाँ पे इसने फॉल्स रिटर्न करवाया। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया है कि इन मेथड्स को यूज करके देखा कि क्या ये हमारे पास सेट्स वाली जो फंक्शनैलिटीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते। तो अब ये हमारे पास जो हमने पेशेंट रजिस्टर वाली क्लास बनाई थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। उसमें हम सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने पेशेंट वाली क्लास बना ली है। उसमें हमने पढ़ा था कि वो जो हमने पेशेंट वाली क्लास बनाई थी, हमने लिखा था पेशेंट इज इक्वल टू टोकन, यानी हमें पेशेंट की इंटरनल डिटेल्स जो हैं उनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं था। तो इस वजह से यहाँ पे हमने उसकी कोई इंटरनल डिटेल्स मेंशन नहीं की। फिर हमने पेशेंट रजिस्टर वाली क्लास बनाई है, उसके अंदर हमने लिमिट के नाम से एक वेरिएबल बना लिया फाइनल, तो या दूसरे लफ्जों में कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया, जिसको कि हमने वैल्यू 200 असाइन कर दी। फिर हमने REG के नाम से एक सेट बना लिया जिसके अंदर के हम पेशेंट्स को स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, उसमें हमने क्या किया है कि हमने एक रजिस्ट्रेशन वाली जो हमारी कलेक्शन थी, या दूसरे लफ्जों में ये जो रजिस्ट्रेशन वाला हमारा पेशेंट का सेट था, इसको हमने एम्प्टी इनिशियलाइज किया है। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर हमने इनवेरिएंट चेक किया है। अभी ये मेन की इसको छोड़ दें, और उसके बाद हमारा ये इनवेरिएंट वाला फंक्शन है। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन की जो कार्डिनैलिटी है, ठीक है, अगर तो वो लेस देन इक्वल टू लिमिट है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, और अगर वो लिमिट से यानी 200 से ग्रेटर हो जाती है तो ये फॉल्स रिटर्न करवाएगा। दूसरे लफ्जों में हम ये चेक करें कि क्या हमारा इनवेरिएंट जो है वो होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर हमारे पास क्या है, ऐड पेशेंट का मेथड है। ये हमारे पास ऐड पेशेंट की आप कह लें कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है जो हमने इससे पहले डिस्कस की थी। उसमें पेशेंट इन जो है वो हमारे पास पेशेंट टाइप का वेरिएबल है, और उसमें हमने फिर क्या किया था कि प्री कंडीशन में हमने क्या कहा था कि जो पेशेंट इन है वो रजिस्ट्रेशन का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने डज नॉट कंटेन का मेथड कॉल किया है, और पेशेंट इन एज ए आर्गुमेंट उसके अंदर पास कर दिए। तो ये मेथड इंश्योर कर रहा है कि जो हमारे पास पेशेंट इन है वो पहले से REG वाली हमारी जो ये कलेक्शन है इसके अंदर मौजूद नहीं होगा। और फिर हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है उसकी कार्डिनैलिटी जो है वो लिमिट से कम होनी चाहिए। तो ये रजिस्ट्रेशन की जो कार्डिनैलिटी है ये लिमिट से हमारे पास कम है। ठीक हो गया। तो फिर हमने, और जो हमारे पास पोस्ट कंडीशन थी वो क्या थी कि जो हमारे पास प्रीवियस रजिस्ट्रेशन की वैल्यू है उसके अंदर ये पेशेंट इन जो है ये यूनियन उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पेशेंट इन जो था उससे एक नया सेट बना लिया, ठीक है, और REG के साथ उसका यूनियन कर दिया। तो ये बेसिकली एड पेशेंट जो है ये हमारे पास इस फॉर्मल स्पेसिफिकेशन जो की आप कह लें कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास है रिमूव पेशेंट। अब रिमूव पेशेंट भी उस तरह ही है हमारे पास। इसकी प्री कंडीशन हमारे पास क्या थी कि ये हमारे पास जो पेशेंट इन है यानी जिस पेशेंट को आपने रिमूव करना है वो पहले से रजिस्ट्रेशन का मेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखें हमने वो कंडीशन अप्लाई करवा ली, यानी जो पेशेंट इन है अगर तो वो रजिस्ट्रेशन का मेंबर है तो फिर क्या होगा, डिफरेंस लिया जाएगा, ये वाला जो डिफरेंस है। ठीक है। और डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करें, प्रीवियस वैल्यू माइनस ये जो पेशेंट इन है। ठीक है। तो वो हमने क्या किया कि ये प्रीवियस वैल्यू और जो हमारे पास नया पेशेंट है उसको एज ए सेट आर्गूमेंट पास कर दिया और उनका डिफरेंस ले लिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास मेथड है गेट पेशेंट्स का। ये हमारे पास इसकी कोई प्रीकंडीशन नहीं है, और ये सिंपली हमारे पास क्या कर रहा है कि जो हमारी रजिस्ट्रेशन की कलेक्शन है वो रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखें कि हमने कोई इसकी प्रीकंडीशन नहीं बताई, सिंपल हमारे पास वो जो REG या रजिस्ट्रेशन वाली कलेक्शन थी उसको हमने रिटर्न करवा दिया है। फिर हमारे पास है इज रजिस्टर्ड। इस रजिस्टर क्या करता है कि ये आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करवाता है। हमने इसकी जो रिटर्न टाइप थी वो बूलियन बता दी, और इसकी प्री कंडीशन कोई भी नहीं थी। पोस्ट कंडीशन हमारी क्या थी कि अगर वो जो पेशेंट है वो रजिस्ट्रेशन का मेंबर है तो ट्रू रिटर्न होगा,
और वो मेंबर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, कंटेन्स का मेथड यूज कर लिया और पेशेंट इन एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया। अगर तो ये पेशेंट इन जो है ये REG की कलेक्शन में होगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर रजिस्टर। तो ये सिंपली क्या करता है, REG की कार्डिनैलिटी रिटर्न करवा देता है, प्री कंडीशन इसकी है कोई नहीं, और यहाँ पे भी हमने वही किया कि REG की कार्डिनैलिटी रिटर्न करवा दी है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको क्लियर करता हूँ, और हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने एक ये PR के नाम से पेशेंट रजिस्टर वाली हमारी जो क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। दो पेशेंट हमने रजिस्टर कराया है, ये उनको उनका ऑब्जेक्ट बना लिया। P1 जो था ये भी एक पेशेंट है और P2 भी एक पेशेंट है। अब हमने क्या किया कि P1 जो था उसको भी रजिस्टर ऐड करवा दिया, या दूसरे लफ्जों में रजिस्टर करवा दिया, और P2 को भी रजिस्टर करवा दिया। और फिर हमने चेक किया कि इस वक्त हमारे पास कितने पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं। तो अब अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास कार्डिनैलिटी कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब मैं सिंपली ये करता हूँ कि जो हमारे पास P1 है उसको रिमूव करवा देता हूँ, PR डॉट रिमूव पेशेंट। ठीक हो गया जी। और इसके अंदर मैं P1 पास कर देता हूँ। अब हुआ क्या कि यहाँ पे दो पेशेंट्स ऐड हुए, उसके बाद P1 जो था वो रिमूव हुआ, और फिर हमने कहा कि हमें बताओ कि इस वक्त हमारे पास कितने पेशेंट रजिस्टर्ड हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 की बजाय 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 आ गया। ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन थी किसकी, पेशेंट रजिस्टर क्लास की, जो कि हमने इम्प्लीमेंट की यूजिंग VDM सेट, जिसको कि हमने इससे पहले डिस्कस किया है। तो ओवरऑल जो ये कोडिंग आपको समझाई गई है, इसका मकसद ये था कि आपको पता चले कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनकी हम फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, उन फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस को कोड के अंदर किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उन फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद हम जितने VDMS के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, आप खुद से उनको भी जावा के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उनकी ट्रांसलेशन जो होती है वो कैसे होती है। मुझे उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज। ये स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम सीक्वेंसेस के मुतालिक बात करेंगे। सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है? सीक्वेंस इज a collection of objects. However, sequence is an ordered collection of objects. In a sequence, repetitions are significant. अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने सेट्स के मुतालिक बात की थी। सेट्स में हमने ये कहा था कि एक तो जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और इसके अलावा अगर एलिमेंट्स डुप्लीकेट हो रहे हैं तो उसकी भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सीक्वेंस में इससे इन्वर्स होता है। एक तो ये है कि सीक्वेंस में जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है, वो भी कंसिडर किया जाएगा, और जो रेपिटेशन है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। फिर ये है कि सीक्वेंस को स्पेसिफाई कैसे किया जाता है। किसी भी सीक्वेंस को लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर एस जो है ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, और इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, A, D, F, A, D, D और C। इस तरह यहाँ पे क्यू के नाम से हमारे पास एक सीक्वेंस है, और उसके अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट है, माइकल, वरिंदर, एलिजबेथ, विंस्टन और जूडिथ। ठीक है। अब जैसे हमने पहले कहा कि सीक्वेंस जो है उसके अंदर जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस है A, D और F, ये और ये सीक्वेंस A, F, D, ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स का सीक्वेंस है वो डिफरेंट है। जब एलिमेंट्स का सीक्वेंस डिफरेंट हो गया तो वो हमारे पास नई सीक्वेंस है, वो आप कह लें कि बेशक दूसरी सीक्वेंस के अंदर वो सेम एलिमेंट्स हों, लेकिन चूंकि सीक्वेंस डिफरेंट हो गया तो ये दोनों सीक्वेंसेस जो हैं ये आपस में इक्वल नहीं होंगी। और जो एम्प्टी सीक्वेंस है उसको आप कैसे स्पेसिफाई करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, और उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। फिर हमारे पास ये है कि एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस आर नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम वन, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसमें ये होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनके इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, और ये लेफ्ट से राइट की तरफ हम इनको कंसीडर करते हैं, काउंट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनके इंडेक्सेस होते हैं। तो अगर हम फर्ज करें इस सीक्वेंस को कंसीडर करें, तो ए जो है हमारे पास उसका इंडेक्स क्या है, 1, इस डी का इंडेक्स क्या है, 2, और इस एफ का इंडेक्स क्या है, 3। और अगर हमने किसी एलिमेंट को रेफर करना तो हम कैसे रेफर करते हैं,
उस सीक्वेंस का नाम लिखते हैं और आगे ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिख देते हैं, तो उसका ऑटोमेटिकली हमारे पास मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट हमारे पास आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने पहले सीक्वेंस देखी थी ये वाली, तो एस ऑफ थ्री का क्या मतलब होगा, एस ऑफ थ्री। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये वन है, ये टू है और ये इंडेक्स थ्री है, तो थ्री पे हमारे पास क्या है, एफ है, तो एस ऑफ थ्री इज इक्वल टू एफ होगा। इस तरह क्यू ऑफ फोर हम देखते हैं। अब ये हमारे पास सीक्वेंस कौन सी है, क्यू की सीक्वेंस है, इसका फोर्थ वाला एलिमेंट, अब ये इंडेक्स वन है, ये टू है, ये थ्री है और ये फोर है, तो फोर्थ वाले जो हमारा इंडेक्स है उस पर क्या पड़ा हुआ है, विंस्टन पड़ा हुआ है, तो इस वजह से क्यू ऑफ फोर इज इक्वल टू विंस्टन आ गया हमारे पास। तो जो चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है उसमें हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है, और ये इंडेक्स जो है ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं। अब हम सीक्वेंसेस के कुछ ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। तो पहले जो हमारे पास है ऑपरेटर है वो कौन सा है, लेंथ ऑपरेटर, और उसको एब्रीविएट करके कैसे लिखा जाता है, एल ई एन। ये किस चीज को शो कर रहा होता है, लेंथ को शो कर रहा होता है। और इसका सिंटेक्स क्या हमारे पास, एल ई एन और आगे सीक्वेंस का नाम। तो अब ये इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लेंथ ऑफ सीक्वेंस एस। अब सीक्वेंस एस जो है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ सीक्वेंस एस कितनी आ गई, सेवन आ गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास सेट के अंदर कार्डिनैलिटी होती है। इस तरह लेंथ ऑफ सीक्वेंस क्यू, क्यू हमने ये सीक्वेंस बनाई हुई थी, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइव। नेक्स्ट ऑपरेटर जो है हमारे पास वो कौन सा ऑपरेटर है, एलिमेंट्स का, और उसकी एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है हमारे पास, एलएम्स, ई एल ई एम एस। और इसका सिंटैक्स क्या है, एलएम्स मतलब उसकी एब्रिविएटेड फॉर्म और साथ वो सीक्वेंस का नाम। तो अब ये किस चीज को शो करे, एलिमेंट्स ऑफ एस। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जब हम एलिमेंट्स का ऑपरेटर लगाते हैं तो ये आपको उस सीक्वेंस के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो रिटर्न करता है, लेकिन जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, सिर्फ वो जो डुप्लीकेट एलिमेंट होता है उसको वन टाइम लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ पे आप देखें कि एलिमेंट्स ऑफ एस इज इक्वल टू ए डी एफ सी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास डी जो था वो डुप्लीकेट हो रहा था, इस तरह ए भी डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन दोनों को रिटर्न जो है वो वन टाइम किया गया है। ए को भी वन टाइम लिखा गया और सी को भी वन टाइम लिखा गया है। इस तरह एलिमेंट्स ऑफ क्यू जो है हमारे पास वो कौन से हैं, माइकल, वरिंदर, एलिजबेथ, विंस्टन एंड यूडिथ। यहाँ वैसे हमारे पास डुप्लीकेट जो थे वो नहीं थे, तो तमाम एलिमेंट्स जो है वो एज इट इज आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है वो कौन सा है, हेड ऑपरेटर, और इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है हमारे पास, एच डी। और जो हमारे पास एच डी का ऑपरेटर होता है ये हमें क्या रिटर्न करता है, फर्स्ट एलिमेंट इन द सीक्वेंस, यानी किसी भी सीक्वेंस के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो हमें ये हेड का ऑपरेटर जो है ये रिटर्न करेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है टेल ऑपरेटर, और इसको लिखा कैसे जाता है, टी एल के नाम से। और ये क्या करता है, हमें हेड के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें ये रिटर्न कर देगा। इसका मतलब क्या है कि जो किसी भी सीक्वेंस का पहला एलिमेंट होता है वो उसको क्या कंसीडर किया जाता है, हेड, और हेड के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कंसीडर किया जाता है, टेल। ठीक है। अब इसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास, एच डी यानी वो हेड की एब्रिविएटेड फॉर्म और आगे सीक्वेंस का नाम। अब सीक्वेंस हमारे पास कौन सी है, एस है, तो हेड ऑफ एस से क्या मुराद होगा, जो उसके फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको आप एस ऑफ वन भी लिख सकते हैं, और वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। इस तरह टेल ऑफ एस क्या है, वो हमारे पास मैंने आपको पहले बताया था कि हेड के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो टेल में शामिल किए जाएंगे। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, उसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे टेल में आ जाएंगे। तो टेल ऑफ एस इज इक्वल टू डी एफ ए डी डी सी। इस तरह हेड ऑफ क्यू जो है वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, माइकल, और टेल ऑफ क्यू क्या होगा, माइकल को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, इसकी टेल में आ जाएंगे। फिर हमारे पास है कंकैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर की आप कह लें कि सिंबल है। और कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या करता है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्ट्रिंग्स के अंदर हमारे पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है। दो सीक्वेंसेस को आपस में जोड़ देता है, कंकैटिनेट करता है और हमें एक नई सीक्वेंस रिटर्न करता है, जिसके अंदर आप कह लें कि पहली सीक्वेंस भी होती है और दूसरी सीक्वेंस भी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीक्वेंस है फर्स्ट के नाम से जिसमें हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। इस तरह हमारे पास एक सीक्वेंस है सेकंड के नाम से, इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट सीक्वेंस कंकैटिनेशन ऑपरेटर, सेकंड सीक्वेंस, और ये फिर हमारे पास एक नई सीक्वेंस आ गई है जिसके अंदर हमारे पास पहली सीक्वेंस भी है ये यहाँ तक, और
दूसरी सीक्वेंस भी है ये यहां तक। तो जो पहली सीक्वेंस थी वो और जो दूसरी सीक्वेंस थी वो, ये दोनों आपस में कंकैटिनेट हो चुकी हैं। नेक्स्ट है ओवरराइड ऑपरेटर। ओवरराइड ऑपरेटर क्या करता है कि ये आपको एक सीक्वेंस, नई सीक्वेंस रिटर्न कर देता है जिसमें एक एलिमेंट जो होता है वो किसी नए एलिमेंट से रिप्लेस हो चुका हुआ होता है। और इसका हमारे पास सिंबल कौन सा है, ये वाला। और ओवरराइड ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या है, फर्स्ट सीक्वेंस और साथ आप एक मैप बता देते हैं। मैप जो है इनको हम इससे अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल बस आप ये समझ लें कि मैप्स में हमारे पास क्या होता है, एक इंडेक्स नंबर होता है, आगे एक एरो का सिंबल होता है और उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट होता है वो आप बताते हैं। तो अब आपने क्या किया, पहले सीक्वेंस बता दी, यहाँ पे एस जो थी हमारे पास ये सीक्वेंस है, और यहाँ पे ओवरराइड ऑपरेटर और साथ आपने मैप बता दिया। मैप आपको क्या बता रहा है कि सेकंड इंडेक्स पे एक्स और फोर्थ इंडेक्स पे वाई। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास ये सीक्वेंस है इसके अंदर सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको एक्स से रिप्लेस करें और फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको वाई से रिप्लेस करें। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये सेकंड इंडेक्स था और ये फोर्थ इंडेक्स था। तो जो सी है इसको आपने किससे रिप्लेस करना है, इसको आपने एक्स से रिप्लेस करना है। और ई जो है उसको किससे रिप्लेस करना है, फोर्थ इंडेक्स पे उसको वाई से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास एक नई सीक्वेंस रिटर्न हो चुकी है जिसमें ये हमारे पास जो सी था वो और ई इन दोनों को रिप्लेस कर दिया गया है। और अगर जो इंडेक्स आपने बताए हैं ये इनवैलिड इंडेक्स हो, फॉर एग्जांपल कोई आप आउट ऑफ रेंज इंडेक्स बता देती हैं, तो फिर हमारे पास जो ओवरराइड ऑपरेटर है ये क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा। अब ये हमारे पास इंडेक्सेस ऑपरेटर है। इंडेक्सेस ऑपरेटर क्या करता है कि आपको किसी भी सीक्वेंस के इंडेक्स नंबर्स जो है वो रिटर्न करता है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, INDS। ठीक है जी। और इसका सिंटैक्स भी क्या है, इंडेक्सेस ऑपरेटर का नाम और साथ सीक्वेंस का नाम। तो INDS जैसे हमने कहा कि ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इंडेक्सेस ऑफ S इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्योंकि 7 एलिमेंट्स थे तो हर एलिमेंट को उसने इंडेक्स रिटर्न किया। ए का 1 इंडेक्स है, डी का 2 इंडेक्स है, एफ का 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। इस तरह इंडेक्सेस ऑफ सीक्वेंस क्यू, ये जो हमारे पास ये क्यू के नाम से सीक्वेंस थी, तो इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। माइकल का इंडेक्स 1 है, वरिंदर का इंडेक्स 2 है, एलिजबेथ का 3 है, विंस्टन का 4 है और जूडिथ का 5 है। तो हमारे पास क्या इंडेक्स आ गए, 1 2 3 4 एंड 5। फिर हमारे पास ऑपरेटर है सब सीक्वेंस ऑपरेटर। सब सीक्वेंस ऑपरेटर क्या करता है कि ये आपको किसी भी सीक्वेंस के अंदर से सब सीक्वेंस एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न करवाता है। और इसका सिंटैक्स क्या है, आप इसको लिखते कैसे हैं, सब सेक, ये उसकी एब्रिवेटेड फॉर्म है। उसमें आप क्या करते हैं कि पहले सीक्वेंस का नाम बताते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स बताते हैं और एंड इंडेक्स बताते हैं। तो सब सीक्वेंस ऑफ, और ये उसकी एब्रिवेटेड फॉर्म है, ये नोट ज़हन में रखिएगा, ये हमने कंप्लीट सब सीक्वेंस नहीं लिखा, सब SEQ सब सेक इसको आप कह लें। तो सीक्वेंस अब हमारे पास कौन सी है, एस है, और उसका स्टार्टिंग इंडेक्स हमने क्या बताया, 2। 2 कहाँ पे हमारे पास, ये स्टार्टिंग इंडेक्स है। और एंड इंडेक्स हमने क्या बताया, 5। अब ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो अब ये जो चीज हमने लिखी है इसका क्या मतलब है कि सीक्वेंस एस के अंदर इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करके इंडेक्स नंबर 5 तक जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं वो हमें रिटर्न किए जाएं। तो हमें क्या रिटर्न किया जाएगा, D, F, A एंड D। ये चीज हमें यहाँ पे रिटर्न हो गई है। फिर इस सब सीक्वेंस ऑपरेटर को लिखने का एक तरीका और भी है। उसमें आप क्या करते हैं कि सीक्वेंस का नाम लिख देते हैं और जो स्टार्टिंग और एंड इंडेक्स होते हैं उसको ऐसे रेंज की फॉर्म में लिख देते हैं। तो अब इसका यहाँ पे क्या मतलब है, सीक्वेंस एस और स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 2 टू अप टू इंडेक्स नंबर 5। तो अब यहाँ पे भी हमें ये सीक्वेंस जो है ये रिटर्न होगी। और अब अगर आप सब सीक्वेंस ऑपरेटर के अंदर इनवैलिड इंडेक्स बता देती हैं तो फिर क्या होगा कि ये जो सब सीक्वेंस ऑपरेटर है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, सीक्वेंस एस और स्टार्टिंग इंडेक्स आप कह लें कि ये हमने एक लार्जर वैल्यू बता दी और एंड इंडेक्स वो एक स्मॉलर वैल्यू बता दी। तो बेसिकली 1 से लेके 0 तक ये तो कोई इसकी लॉजिक नहीं बनती, तो हमें एक आप कह लें कि एम्प्टी सीक्वेंस रिटर्न होगी। इस तरह अगर हम ये कह दें एस ऑफ 8 to 7, अब इसकी भी कोई लॉजिक नहीं बनती, तो वो भी हमें एक एम्प्टी आप कह लें कि सीक्वेंस रिटर्न करेगा। लेकिन ये हमारे पास एक वैलिड सीक्वेंस है, एस ऑफ फ्रॉम इंडेक्स नंबर 2 अप टू इंडेक्स नंबर 2। तो हमें सिंपल इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट है वो रिटर्न होगा। ये 1 था तो ये इंडेक्स 2 था, तो इसने हमें क्या किया, डी रिटर्न कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि इन टॉपिक्स की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।
फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। हम सीक्वेंसेस के ऊपर अपने डिस्कशन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी सीक्वेंस को हम कंप्रीहेंशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने सेट्स को भी कंप्रीहेंशन की फॉर्म में लिखने का तरीका देखा था। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। आप क्या करते हैं कि हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, वहाँ पे हमारे पास सेट्स के अंदर ये करली ब्रेसेस थी। तो जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है वो एक्सप्रेशन आता है। फिर हमारे पास बाइंडिंग आती है जिसमें आप फ्री वेरिएबल्स बताती हैं और उसके बाद आपके पास टेस्ट आ जाता है। अब अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ए सिंपल लिखा हुआ है ये क्या है? एक्सप्रेशन है। और उसके बाद हमने बाइंडिंग बताई है, उसमें हम क्या बता रहे हैं कि हमारे पास जो ए है दैट शुड बी एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, जिसके अंदर हमारे पास 1 to 20 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। और साथ हमने ये जो बताया है इज ऑड, ये हमारे पास टेस्ट है। इज ऑड क्या चीज है? ये बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू उसको एज ए इनपुट लेता है और ये हमें बताता है कि ये नंबर ऑड है या नहीं है। अगर तो वो नंबर ऑड होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर वो नंबर ऑड नहीं होगा तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अब ये जो सीक्वेंस है ये एवेल्युएट कैसे होगी? हमारे पास सबसे पहले एक सेट बनेगा, कौन सा? 1 to 20, अप टू 20। फिर हम क्या करेंगे कि उसमें से बारी बारी एक एक एलिमेंट पिक करेंगे और इस टेस्ट के अंदर इनपुट देंगे। तो पहले हमारे पास ए जो है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? 1। जब 1 इनपुट देंगे तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 जो है वो एक ऑड नंबर है। फिर ये 1 चूंकि ट्रू रिटर्न, आप कह लें कि इस फंक्शन ने 1 के अगेंस्ट ट्रू रिटर्न किया है, तो इट मीन्स के 1 ने इस टेस्ट को फुलफिल कर लिया है। तो फिर ये नंबर जो है इस एक्सप्रेशन के अंदर जाएगा, और ये एक्सप्रेशन ही हमें क्या बता रहा है कि उस नंबर को एज इट इज आउटपुट कर दिया जाए। तो सीक्वेंस के अंदर हमारे पास पहला नंबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा? 2 को हम इस टेस्ट के अंदर इनपुट करेंगे तो ये टेस्ट हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि 2 जो है वो ऑड नहीं है। तो लिहाजा 2 के अगेंस्ट क्योंकि इस फंक्शन ने हमें फॉल्स रिटर्न किया है, तो 2 जो है इस एक्सप्रेशन के अंदर हम इनपुट नहीं करेंगे, इसको स्किप कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 3 है। 3 के अगेंस्ट ये फंक्शन जो है, टेस्ट जो है, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और वो हमारे पास इस एक्सप्रेशन के अंदर जाएगा और वहां पे ये हमारे पास एज इट इज आउटपुट आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे 4 होगा। 4 इस जो है वो इवन नंबर है, लिहाजा ये फंक्शन जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। 4 को भी स्किप कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास अप टू 20 आ जाएंगे। लेकिन 20 इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि 20 जो है वो इवन है, लिहाजा ये टेस्ट जो है 20 के अगेंस्ट फॉल्स रिटर्न करेगा। तो लास्ट नंबर जो हमारे पास इस सीक्वेंस में आएगा वो क्या आएगा? 19। ठीक हो गया जी। अब अगर हम इसकी जेनेरिक फॉर्म देखें तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम सेट के अंदर लिखते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, फिर ये हमारे पास बाइंडिंग आती है, और यहाँ पे हमारे पास टेस्ट आ जाता है। और चूंकि ये सीक्वेंस है तो इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ये जो हमने सेट्स की वैल्यूज ली हैं ये आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। मसलन आप, हमने पहले क्या कंसिडर किया? 1 को कंसिडर किया, 2 को कंसिडर किया, 3 को कंसिडर किया। आप इसको किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप जब इस तरह सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करें तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आप पहले कंसिडर करें, जैसे यहाँ पे हमने कंसिडर किया है। पहले 1 को कंसिडर किया, फिर 2 को कंसिडर किया, 3 को, एंड देन अप टू 20। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब इस तरीके से सीक्वेंसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाए तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज होती हैं उनको पहले कंसिडर किया जाए। फिर हमारे पास ये है कि हम कंप्रीहेंशन जो है इसको एज ए फिल्टर यूज कर सकते हैं कोई भी नई सीक्वेंस जनरेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास S1 एक सीक्वेंस जो है वो ऑलरेडी गिवन है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक नई सीक्वेंस S2 जो है वो जनरेट कर रहे हैं, और वो हमने किस तरीके से मेंशन किया है? यूजिंग कंप्रीहेंशन। अब उसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो हम क्या कर रहे हैं? S1 ऑफ आई। अगर आपको याद हो तो हम ये S1 ऑफ आई का क्या मतलब होता है कि आई इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो आउटपुट कर दिया जाए। फिर हम क्या कह रहे हैं कि आई इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट। कौन सा सेट? इंडेक्स इज ऑफ S1। अब S1 जो है उसके जितने भी इंडेक्सेस होंगे उसका एक सेट बना लिया जाएगा। मसलन उसमें हमारे पास क्या आएगा? 2 का इंडेक्स क्या है? 1। 3 का इंडेक्स क्या है? 2। 4 का इंडेक्स क्या है? 3।
अप टू ये 3 का इंडेक्स जो है यहाँ तक हमने बताना है। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारे पास जो सेट बनेगा अप टू 13 बनेगा। ये ध्यान में रखें कि ये हमने इंडेक्सेस ऑफ S1 का है, तो ये हमारे पास इंडेक्सेस का सेट है, ये एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, इन एलिमेंट्स के इंडेक्सेस हैं। तो चूंकि 13 एलिमेंट्स हैं तो ये 13 इंडेक्सेस ही आएंगे। और टेस्ट हम क्या बता रहे हैं कि जो S1 का ith इंडेक्स है, ठीक है, वहां पे जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 10। तो अब हम क्या करते हैं कि बारी बारी ये तमाम वैल्यूज जो हैं इनको पिक करते हैं। तो आई जो है वो फर्स्ट क्या है, उसको हम 1 के बराबर रखते हैं। तो S1 ऑफ 1, तो S1 ऑफ 1, ठीक है, S1 तो हमारे पास सीक्वेंस का नाम आ गया और 1 जो है ये इंडेक्स है। तो S1 ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये 10 से ग्रेटर है नहीं है, तो ये टेस्ट हो गया फॉल्स। फिर हमारे पास सेकंड इंडेक्स कौन सा है, 2 है। S1 ऑफ 2, S1 ऑफ 2, तो 2 पे कौन सा इंडेक्स है, एलिमेंट है, वो हमारे पास क्या है, 3 है। तो 3 भी जो है वो 10 से ग्रेटर नहीं है। फिर हमारे पास S1 ऑफ 3 आ गया, S1 ऑफ 3, 3 पे कौन सा एलिमेंट है, हमारे पास 4 है। तो 4 भी ग्रेटर नहीं है। तो ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये 10 से ग्रेटर नहीं है। हाँ, जब हम यहाँ पे आएंगे इस एलिमेंट पे, इसका इंडेक्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका 6th इंडेक्स है। तो जब हम ये करेंगे S1 ऑफ 6, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें 11 रिटर्न करेगा। अब 11 जो है वो 10 से ग्रेटर है, तो इट मीन्स कि अब ये जो हमारे पास 6 वैल्यू आई है आई की, इसको हम इस एक्सप्रेशन के अंदर भी इनपुट करेंगे। अब S1 ऑफ आई की क्या वैल्यू आई थी, 6 आई थी, तो वो हमारे पास क्या था, 11 था। तो सीक्वेंस के अंदर पहला एलिमेंट जो है वो हमारे पास कौन सा आ गया, 11 आ गया। अब इस तरीके से आप बारी बारी तमाम एलिमेंट्स जो है वो उनको आप क्या करेंगे कि टेस्ट करेंगे। इसी तरह अगर हम S1 ऑफ 10 करें तो हमारे पास क्या आता है, 14 आता है। तो 14 जो है दैट इज ग्रेटर देन 10। तो अब हमारे पास आई की ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये इस एक्सप्रेशन के अंदर इनपुट कर दी जाएगी। आई की क्या वैल्यू थी, 10। तो S1 ऑफ 10 जो है हमारे पास वो 14 आया था। और इसी तरह ये जो हमारे पास 14 है ये हमारे पास इस सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास 39 है और 45 है। ठीक हो गया जी। तो अब आपने देखा कि कैसे हमने कंप्रीहेंशन को यूज करते हुए हमारे पास जो ऑलरेडी एक सीक्वेंस थी S1, उससे हमने एक नई सीक्वेंस S2 वो जनरेट कर ली। अब सीक्वेंसेस को VDMSL के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं, आप सीक्वेंस का नाम लिखते हैं, कॉलन, टाइप और आगे स्टेरिक लगा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे SEQ या सेक्स जो है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई है जिसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट जो है वो एक इंटीजर एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो कन्वॉय के नाम से हमने एक नई सीक्वेंस डिफाइन की है और इसकी टाइप क्या है, स्पेसक्राफ्ट, मतलब कि इसका हर एलिमेंट जो है वो उसकी जो टाइप होगी वो क्या होगी, स्पेसक्राफ्ट होगी। अब हम सीक्वेंस की एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो इसकी जो सबसे आप कह लें कि इम्पोर्टेंट एक एप्लीकेशन और एक बेसिक लेवल की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, वो स्टैक है। स्टैक के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जाता है। मसलन जो एलिमेंट सबसे पहले स्टैक के अंदर आप इनपुट करेंगे वो सबसे लास्ट में आउटपुट आएगा। इसी तरह जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आप स्टैक के अंदर इनपुट करेंगे वो सबसे पहले आउटपुट होगा। इसको आप क्या कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इनपुट हुआ वो सबसे पहले आउटपुट आएगा, सबसे पहले उसको आउटपुट किया जाएगा। तो अब फॉर एग्जांपल सबसे पहला एलिमेंट जो है हम उसको इनपुट करते हैं वो क्या है, 10 है सपोज। उसके बाद एक एलिमेंट है 36, फिर हमने एक और एलिमेंट इनपुट किया 45, फिर लास्ट में हमने एलिमेंट जो इनपुट किया वो क्या था, 50। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 50 जो था वो सबसे लास्ट पे इनपुट हुआ था। जब हम एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे तो सबसे पहले क्या रिमूव होगा, 50 रिमूव होगा, फिर 45 होगा, फिर 36 होगा और फिर 10 होगा। जब कोई एलिमेंट इंसर्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पुश। और जब किसी एलिमेंट को आप रिमूव करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, पॉप। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे लिए एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी की बेस पे हमने डिसाइड करना है कि किस एलिमेंट ने रिमूव होना है।
इसी वजह से हम स्टैक जो है इसको सीक्वेंस की मदद से मॉडल करते हैं। अब ये तो हमारे पास वर्टिकल है ना, इसको अगर मैं हॉरिजेंटली ड्रॉ करूं कुछ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे तो जो 10 है ये सबसे एंड पे आएगा, ठीक है, फिर 36 है, उसके बाद क्या है 45 है, और फिर हमारे पास क्या है 50 है। तो अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो 50 टॉप था ये बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस के अंदर हेड बन गया, ठीक है, और बाकी ये जो तमाम एलिमेंट्स थे ये क्या बन गए, टेल बन गए, ठीक है। इट मीन्स कि ये स्टैक जो है इसको हम सीक्वेंस की मदद से मॉडल कर सकते हैं। अब अगर इसी सीक्वेंस को मैं स्टैक का नाम दे दूं तो हमारे पास क्या बनेगी, 50, 45, 36 एंड 10, ठीक है। तो इस तरह आप स्टैक को सीक्वेंस की मदद से मॉडल कर सकते हैं। अब हम इसके जो फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं कि उनको हम VDMSL के अंदर सीक्वेंस को यूज करते हुए कैसे मॉडल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास उसकी क्लास डायग्राम है। उसमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर है स्टैक के नाम से, और उसकी टाइप क्या है, ये सीक्वेंस है, किसकी सीक्वेंस, एलिमेंट की सीक्वेंस। अब एलिमेंट क्या है, ये हमारे पास ऑलरेडी कोई एक टाइप हम आप फर्ज कर लें कि हमने डिफाइन की हुई है। फिर हमारे पास पुश का फंक्शन है, ये क्या करता है, एक एलिमेंट इनपुट लेता है और उसको स्टैक के अंदर उसके टॉप पे इंसर्ट कर देता है। पॉप जो है ये क्या करता है, एक एलिमेंट आप कह लें कि रिटर्न करवाता है। कौन सा एलिमेंट रिटर्न करवाता है, जो कि टॉप पे पड़ा होता है। फिर इसी तरह हमारे पास इस एम्प्टी का फंक्शन है, वो बताता है कि क्या स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। इट मीन्स कि हमारे पास जो पुश का फंक्शन है इसके मतलब हमने क्या कहा है कि ये एक एलिमेंट को टॉप के ऊपर इंसर्ट करवाता है। जब ये टॉप के ऊपर इंसर्ट करवाता है, अगर हम इसको सीक्वेंस की नोटेशन में लिखें तो इट मीन्स कि जो एलिमेंट इंसर्ट होगा वो एज ए हेड इंसर्ट होगा। इसी तरह पॉप का फंक्शन जो है वो क्या करता है, हेड जो टॉप के ऊपर एलिमेंट होता है उसको रिटर्न करवाता है, यानी जो एलिमेंट सबसे लास्ट पे इनपुट हुआ होता है। तो अगर हम इसको सीक्वेंस की फॉर्म में देखें तो हमारे पास जो एलिमेंट आप कह लें कि हेड के ऊपर पड़ा होगा, हम उसको सबसे पहले आउटपुट करवाएंगे। तो अब ये उसके VDMSL के अंदर हमने इसको इस तरह मॉडल किया है। तो उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने एक एलिमेंट की टाइप डिफाइन किया, उसको हमने क्या कह दिया, टोकन। मीन्स कि अभी हम इसकी इंटरनल डिटेल्स जो है वो हमारे लिए इरेलीवेंट है। फिर हमारे पास ये स्टैक की क्लास थी, इसको हमने स्टेट क्लॉज के थ्रू मॉडल कर लिया एज ए टाइप, यानी हमने इसको कंसिडर कर लिया। उसके अंदर हमारे पास ये स्टैक आ गया, ये हमने एज ए सीक्वेंस डिफाइन की, और इस कौन सी सीक्वेंस, एलिमेंट की सीक्वेंस। और इसको हमने जो इनिशियलाइज किया उसके लिए हमने इनिट का कीवर्ड यूज किया है, मेक का फंक्शन, वो टाइप और उसके अंदर पैरामीटर्स। अब हमारे पास यहाँ पे एक ही डेटा मेंबर है स्टैक के नाम से, तो उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। और साथ हमने क्या बता दिया कि इनिशियली जो हमारे पास एस है ये क्या होगा, एम्प्टी होगा। यहाँ पे आप देखें तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए है, जबकि सेट्स के केस में हमारे पास क्या था, हम करली ब्रेसेस यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज किया है, क्योंकि हम सीक्वेंस को इनिशियलाइज कर रहे हैं, और सीक्वेंस जो होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास पुश एलिमेंट जो है उसकी VDMSL स्पेसिफिकेशन है। पुश जो है यहाँ पे फंक्शन का नाम है, आइटम इन हमने एज ए पैरामीटर जो है वो सेंड किया है, उसकी टाइप क्या है, एलिमेंट है। फिर हमने एक्सटर्नल क्रॉस यूज की है, और उसके अंदर ये जो हमारे पास स्टैक की सीक्वेंस है इसकी हमने एक्सेस क्या बताई है, रीड राइट की। क्योंकि एक एलिमेंट पुश हो रहा है तो इट मीन्स कि जो हमारे पास सीक्वेंस है, ये स्टैक वाली सीक्वेंस है, ये अपडेट होगी। प्री कंडीशन को हमने क्या बता दिया, ट्रू बता दिया, मतलब कि कोई प्री कंडीशन अभी फिलहाल नहीं है। और पोस्ट कंडीशन में हमने क्या बताया, स्टैक इज इक्वल टू आइटम इन, और वो कनकैट हो रहा है स्टैक की प्रीवियस वैल्यू के साथ। इसमें एक चीज जो आपको ज़हन में रखनी है वो ये रखनी है कि जो हमारे पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर है इसके दोनों तरफ सीक्वेंस होनी चाहिए। तो ये जो आइटम इन हमारे पास था ये तो सीक्वेंस नहीं थी, इसके तो जो टाइप है वो सिंपल एलिमेंट है, लिहाजा हमने इसको पहले सीक्वेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है और फिर कंकैटिनेट किया। और कंकैटिनेशन में भी आप देखें तो जो हमारे पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है वो क्या करता है कि ऑर्डर को मेंटेन करता है, पहले ये सीक्वेंस आएगी उसके बाद ये सीक्वेंस आएगी। तो अब अगर फर्ज करें स्टैक में इनिशियली हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 10, 30, 40, ठीक है। और अब हमने एक नया एलिमेंट जो भेजा है वो क्या भेजे, 5 भेजे। तो अब क्या आएगा, वो पहले आएगा 5, 10, 30 एंड 40, ठीक हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे हमने आइटम इन जो है उसको पहले रखा है। अब ये हमारे पास
पॉप की स्पेसिफिकेशन है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने फंक्शन का नाम बताया है, आइटम रिमूव्ड, यानी ये वो है जो वेरिएबल रिटर्न होगा और उसकी टाइप क्या है, एलिमेंट है। फिर एक्सटर्नल क्लॉज, उसी के अंदर जो हमारी स्टैक की सीक्वेंस है उसकी एक्सेस हमने क्या बताई है, रीड राइट की एक्सेस बताई है। अब यहाँ पे प्री कंडीशन हमारे पास क्या है कि स्टैक जो है इनिशियली एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू यूज किया ना, तो मतलब कि स्टैक जो है वो उसके अंदर कोई ना कम से कम एक एलिमेंट लाजमी हो, वो एम्प्टी ना हो। और पोस्ट कंडीशन में हम क्या बता रहे हैं कि स्टैक इज इक्वल टू टेल ऑफ स्टैक, यानी स्टैक के अंदर करंट जितने भी आइटम्स पड़े हैं उनकी हेड को रिमूव कर दिया जाए और बाकी जो आइटम्स बचते हैं वो तमाम के तमाम जो है स्टैक जो हमारे पास आप कह लें कि वेरिएबल है या डेटा मेमोरी या सीक्वेंस है उसके अंदर रहें। एंड, अब ये एंड है, ठीक है। आइटम रिमूव्ड इज इक्वल टू हेड ऑफ स्टैक, यानी स्टैक की जो प्रीवियस वैल्यू है उसके हेड पे जो पड़ा हुआ है एलिमेंट पड़ा हुआ वो आइटम रिमूव्ड के अंदर आ गया, और हेड के अलावा बाकी जितने भी हैं वो दोबारा स्टैक को असाइन हो गए, ठीक है। मसलन स्टैक के अंदर हमारे पास ये पड़ा हुआ है 5, 10, 30 एंड 40। तो ये पोस्ट कंडीशन हमें क्या बता रही है, स्टैक इज इक्वल टू टेल ऑफ स्टैक। तो स्टैक में हमारे पास क्या आ जाएगा, टेल ऑफ स्टैक में हमारे पास क्या है, यानी हेड को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो, तो वो क्या होंगे 10, 30 एंड 40। और साथ हमें ये क्या कह रहा है कि आइटम रिमूव्ड इज इक्वल टू हेड ऑफ स्टैक। अब ये स्टैक की नई वैल्यू है, ठीक है, जबकि यहाँ पे हम प्रीवियस वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्रीवियस वैल्यू हमारे पास यही वाली है, ठीक है। तो स्टैक रिमूव्ड में हमारे पास सॉरी इधर आइटम रिमूव्ड में हमारे पास क्या आ गया, आइटम रिमूव्ड, ये आर कैपिटल है, ठीक है। आइटम रिमूव में हमारे पास क्या आ गया, जो उसके हेड पे पड़ा हुआ है प्रीवियस वैल्यू के, वो हेड पे क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास 5 आ गया। तो स्टैक की जो नई वैल्यू हमारे पास आ गई वो ये आ गई, और जो वैल्यू रिटर्न हुई आइटम रिमूव वेरिएबल के अंदर वो क्या रिटर्न हुई, 5 रिटर्न हुई। और देखें स्टैक की लॉजिक भी यही है कि जो एलिमेंट रिमूव होता है ये कौन सा एलिमेंट होता है, जो उसके टॉप पे पड़ा होता है, और सीक्वेंस के अंदर वो कौन सा एलिमेंट होगा जो उसके हेड पे पड़ा होगा। फिर ये हमारे पास इज एम्प्टी की स्पेसिफिकेशन है। क्यूरी जो है ये हमारे पास आउटपुट वेरिएबल है और उसकी टाइप हमने क्या बता दी, बूलियन। एक्सटर्नल क्लॉज में हमने अपनी स्टैक की सीक्वेंस बताई है, और साथ हमने उसकी एक्सेस जो बताई है, रीड की एक्सेस बताई है, रीड ऑनली की, क्योंकि अब हमने कोई इसके अंदर वैल्यू ना तो रिमूव करनी है और ना ही इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी है, यानी दूसरे लफ्जों में ना कोई वैल्यू पुश होगी ना ही कोई पॉप होगी। और प्री कंडीशन फिर हमारे पास क्या आ गई, ट्रू आ गई, और साथ हमने ये इक्वलेंस ऑपरेटर यूज किया कि स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी। जो इक्विवेलेंस ऑपरेटर होता है वो हमें ट्रू कब रिटर्न करता है, जब ये चीज ट्रू होगी तो क्यूरी के अंदर भी ट्रू वैल्यू आएगी, और ये ट्रू कब होगी, जब स्टैक एम्प्टी होगा। इसका मतलब है जब स्टैक एम्प्टी होगा, यानी स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्यूरी भी ट्रू होगी। जब स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी ये फॉल्स होगी तो क्यूरी का वेरिएबल भी, उसको वैल्यू जो असाइन होगी वो फॉल्स वैल्यू असाइन होगी। तो दूसरे लफ्जों में इस एम्प्टी का फंक्शन हमें ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब स्टैक एम्प्टी होगा, और फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब स्टैक एम्प्टी नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले एयरपोर्ट के नाम से एक केस स्टडी देखी थी। आज हम उसी केस स्टडी को रिविजिट करेंगे। उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमारी उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इन मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट्स को सीक्वेंसेस की मदद से हम कैसे मॉडल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रीवियस केस स्टडी जो है उसकी यूएमएल क्लास डायग्राम है। अगर आपको याद हो तो हमारे पास दो सेट्स होते थे, कौन कौन से, परमिशन के नाम से एक सेट था और एक लैंडेड के नाम से सेट था। परमिशन वाले सेट में हमारे पास वो एयरक्राफ्ट थे जिनको के लैंड करने की परमिशन मिल चुकी है, और लैंडेड वाले सेट में हमारे पास वो एयरक्राफ्ट थे जो लैंड कर चुके होते थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस केस स्टडी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज कर रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट जो है वो अपने ओरिजिनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेगा, तो वो क्या करेगा कि टारगेट एयरपोर्ट जहाँ पे उसने लैंड करना है वहां पे लैंड करने की परमिशन मांगेगा या परमिशन लेगा। तो सपोज उसको वो परमिशन मिल जाती है, ठीक है। अब जैसे उसको वो परमिशन मिलती है तो वो क्या करेगा, उस एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचकर सबसे पहले वो सर्कल करेगा, यानी वो डायरेक्ट लैंड नहीं करेगा, बल्कि परमिशन है बेशक उसके पास, लेकिन वो क्या करेगा, उस एयरपोर्ट के ऊपर सर्कल करता रहेगा।
और अक्सर आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि बाज औकात एयरपोर्ट्स के ऊपर जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो सर्कल कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। वो क्यों चक्कर लगा रहे होते हैं? क्योंकि नीचे रनवे क्लियर नहीं हुआ होता। तो अब जैसे ये एयरक्राफ्ट जो है ये इस एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा तो ये क्या करेगा? सर्कल करेगा। और जैसे ही नीचे रनवे क्लियर होगा तो फिर क्या करेगा? ये तब लैंड करेगा। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक परमिशन का सेट है, एक लैंडेड का सेट है, और साथ हमने एक थर्ड कलेक्शन भी मेंटेन करनी है। उसको मैं कह देता हूँ सर्कलिंग के नाम से। ठीक है। और सर्कलिंग वाली जो हमारी कलेक्शन है इसको हम क्या करेंगे? एज ए सीक्वेंस मॉडल करेंगे। और इसके अंदर हमारे पास वो एयरक्राफ्ट होंगे जो कि इस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर आकर सर्कल कर रहे हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब फर्ज करें कि एक एयरक्राफ्ट है A1 के नाम से, उसने अपने ओरिजिनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। ठीक है। और जो उसका टारगेट एयरपोर्ट था वहां पे उसने लैंड करने की परमिशन मांगी। तो हमने क्या किया कि परमिशन के नाम से जो हमारा एक सेट था इस एयरक्राफ्ट को इसके अंदर हमने असाइन कर दिया या सेव कर दिया। ठीक हो गया? अब इसका मतलब है कि A1 जो एयरक्राफ्ट है इसको इस एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करने की परमिशन मिल चुकी है। पहले तो हम ये करते थे कि जैसे ही हमने इसको लैंड करवाना होता था तो हम लैंडेड वाले सेट के अंदर भी इसको असाइन कर देते थे। अब हम यूं नहीं करेंगे। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसको परमिशन मिल चुकी है और ये यहाँ पे आके अब क्या करेगा? इस एयरपोर्ट के ऊपर सर्कल करेगा। ठीक है जी? तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सर्कलिंग वाली कलेक्शन है हम इसके अंदर इस एयरक्राफ्ट को असाइन कर देंगे। ये सर्कल करता रहेगा और जब नीचे रनवे क्लियर होगा तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से हटाकर या यहाँ से रिमूव करके जो हमारे पास लैंडेड वाला सेट है उसके अंदर असाइन कर देंगे। तो अब हमारा फ्लो जो है वो इस तरह चलेगा। अच्छा, सपोज मैं एक काम करता हूँ कि अभी ये जो एयरक्राफ्ट A1 है ये सर्कल कर रहा है। इसी दौरान एक एयरक्राफ्ट A2 आ गया, वो भी इसी एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गया। अब जाहिर बात है वो भी सर्कल करेगा। ठीक है। डायरेक्ट लैंड तो नहीं करवाएंगे। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर हमारे पास दो एयरक्राफ्ट जो हैं वो सर्कल कर रहे हैं इस एयरपोर्ट के ऊपर। इस तरह सपोज इसी दौरान हमारे पास एक थर्ड एयरक्राफ्ट भी आ गया तो उसको भी हम सर्कलिंग वाली जो हमारी कलेक्शन है उसको हम उसके अंदर साइन करवा देंगे। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास सिनेरियो बना है इसका क्या मतलब है कि तीन एयरक्राफ्ट जो हैं वो अभी सर्कल कर रहे हैं और नीचे रनवे क्लियर नहीं है। अच्छा, सपोज अब रनवे क्लियर हो जाता है तो अब क्या होगा कि जो हमारे पास पहला एयरक्राफ्ट आया था सर्कलिंग वाली कलेक्शन के अंदर जो सबसे पहले आया था उसको हम लैंड करवाएंगे। ठीक है। वो यहाँ पे आया और यहाँ से वो रिमूव हो गया। फिर जब हमारे पास दोबारा रनवे क्लियर हुआ तो ये जो दूसरे नंबर पर हमारे पास एयरक्राफ्ट आया था हमने इसको असाइन करवाया लैंडेड वाले सेट के अंदर और ये यहाँ से रिमूव हो गया। फिर दोबारा रनवे क्लियर हुआ तो क्या हुआ कि हमने जो थर्ड नंबर पे आया था उसको उधर से सर्कलिंग वाली कलेक्शन से रिमूव करवाया और यहाँ पे लैंडेड वाले सेट के अंदर असाइन करवा दिया। तो ये केस स्टडी हमारी कुछ इस तरीके से चलेगी। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो हमने सर्कलिंग वाली कलेक्शन है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से आपको पता चल गया होगा कि इसको हमने एज ए सीक्वेंस डिफाइन किया या एज ए सीक्वेंस मॉडल किया है। अब यहाँ पे आपने इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करना है और ये आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि हमने इसको एज ए सीक्वेंस क्यों मॉडल किया है, हमने इसको एज ए सेट क्यों नहीं मॉडल किया। जैसे हम ये परमिशन वाली जो हमारी कलेक्शन थी और लैंडेड वाली कलेक्शन थी इसको हम मॉडल कर रहे थे। तो ये आपने इसको सोचना है। अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पर जब हमारे पास मल्टीपल एयरक्राफ्ट आ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो एयरक्राफ्ट पहले आया है उसको पहले लैंड करवाया जाएगा, जो दूसरे नंबर पर आया है उसको दूसरे नंबर पर लैंड करवाया जाएगा और जो तीसरे नंबर पर आया है उसको तीसरे नंबर पर लैंड करवाया जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम एयरक्राफ्ट जो है उनका ऑर्डर भी मेंटेन कर रहे हैं कि वो किस ऑर्डर में आए हैं। तो जब ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है या जब ऑर्डर की सिग्निफिकेंस हो तो फिर हमारे पास सीक्वेंस होती है, सेट्स नहीं होते। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने ये जो सर्कलिंग वाली कलेक्शन है इसको हमने क्या किया कि एज ए सीक्वेंस मॉडल किया है। और ये जब हमने नई रिक्वायरमेंट्स ऐड कर दी हैं तो अब हमारे पास जो एयरपोर्ट की क्लास बनेगी, सपोज हम उसको एयरक्राफ्ट, और अब जब हमने नई रिक्वायरमेंट्स ऐड कर दी और अब जब हमने नई रिक्वायरमेंट्स ऐड कर दी हैं तो हमारे पास जो क्लास बनेगी उसको हम क्या कह देते हैं? एयरपोर्ट
2 कह देते हैं। अब ये हमारे पास एयरपोर्ट 2 क्लास जो है उसकी VDMSL के अंदर मॉडलिंग दिखाई गई है। हमने पहले क्या किया कि एयरक्राफ्ट के नाम से एक टाइप बनाई और उसको इक्वल टू टोकन कर दिया, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये परमिशन का सेट है, लैंडेड का सेट है, ये बिल्कुल वैसे ही जब जैसे हमने पहले इनको डिफाइन किया था। यहाँ पे हमने एक नई कलेक्शन बना ली है सर्कलिंग के नाम से और उसकी टाइप क्या है, ये एयरक्राफ्ट की सीक्वेंस है, यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट की टाइप क्या होगी, एयरक्राफ्ट होगी। फिर हमने इनिशियलाइजेशन करवाई है मेक का फंक्शन और एयरपोर्ट 2 जो मैंने आपको बताया, और ये उसके अंदर हमारे पास पैरामीटर्स आ गए। अब चूंकि हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, ये परमिशन के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लैंडेड के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सर्कलिंग की सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर के अंदर फिर ये 3 चीजें आ गई, 3 वेरिएबल्स आ गए। और इनिशियलाइजेशन हमने क्या करवाई है कि इनिशियली हमारे पास परमिशन का जो सेट है वो भी एम्प्टी होगा एंड लैंडेड वाला जो सेट है वो भी एम्प्टी होगा और हमारे पास जो सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है वो भी एम्प्टी होगी। अगेन मैं आपको बताता चलूं कि पी और एल ये हमारे पास सेट्स थे, तो हमने ये करली ब्रेसेस यूज की हैं, जबकि सी जो था ये हमारे पास सीक्वेंस था तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए हैं। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं कि इनवेरिएंट डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक फंक्शन बता देता हूं इस यूनिक के नाम से। ये हमारा कस्टम डिफाइंड फंक्शन है। इस यूनिक का फंक्शन क्या करता है, ये एक सीक्वेंस कंप्लीट सीक्वेंस जो है वो इनपुट लेता है और ये हमें ये बताता है कि क्या इस सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हमने ये फंक्शन क्यों डिफाइन किया है, ये इसकी रीजन मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो बेसिकली अब इस यूनिक क्या है, ये फंक्शन का नाम है, ये एक सीक्वेंस ले रहा है, कंप्लीट सीक्वेंस। ठीक है, एयरक्राफ्ट आगे हमने स्टैटिक लिखा है, तो सेट इन के नाम से हमने एक सीक्वेंस जो है वो इनपुट दी है और ये एक आउटपुट वेरिएबल जो है अ, और ये आउटपुट क्या कर रहा है, एक बुलियन वेरिएबल यानी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवा रहा है। अब होगा क्या कि जब भी सीक्वेंस के अंदर तमाम एलिमेंट्स यूनिक होंगे, कोई एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और जब कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट होगा तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, प्री कंडीशन को हमने ट्रू कह दिया। पोस्ट कंडीशन में हमने क्या किया कि इक्विवेलेंस ऑपरेटर यूज किया जैसे हम इससे पहले यूज कर चुके हैं। और अब कंडीशन हम क्या लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल i1 i2 एलिमेंट ऑफ इंडेक्सेस ऑफ सीक्वेंस इन, यानी सीक्वेंस इन जो ये हमारी सीक्वेंस है उसके जो इंडेक्सेस का सेट है उसके एलिमेंट्स हैं कौन से, i1 और i2। सपोज हमारे पास जो सीक्वेंस इन थी, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास 4 एयरक्राफ्ट थे, A1 A2 A3 और A4। ठीक है, सॉरी ये सीक्वेंस है। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं कि उनके इंडेक्सेस का सेट हमने बनाना ना, सेकंड अब ये हमने इंडेक्सेस वाला ऑपरेटर यूज किया है, तो वो हमारे पास सेट क्या बनेगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये सेट है और i1 और i2 जो है, ठीक है, i1 और i2 ये क्या है, ये हमारे पास इस सेट के एलिमेंट्स हैं। अब इसका मतलब है कि जो i1 है उस और i2 इन दोनों को वन ये वैल्यूज असाइन हो सकती है, 1 भी असाइन हो सकता है, 2 भी असाइन हो सकता है, 3 भी असाइन हो सकता है और 4 भी असाइन हो सकता है। बेसिकली हमने किया कुछ भी नहीं है, दो वेरिएबल्स बनाए हैं i1 और i2 के नाम से। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि इनको ये वाले वैल्यूज असाइन हो सकती हैं और ये वैल्यूज कौन सी हैं, ये इनके इंडेक्सेस हैं। और कंडीशन साथ हम क्या बता रहे हैं, i1 नॉट इक्वल टू i2 implies that sequence in of i1 नॉट इक्वल टू sequence in of i2। मतलब कि जब i1 और i2 बराबर नहीं होंगे, यानी i1 और i2 इनमें से डिफरेंट इंडेक्सेस को पॉइंट आउट कर रहे होंगे। सपोज i1 जो था वो 1 वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है और i2 जो है वो 3 वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस इन ऑफ i1 यानी पहले इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है और उस दूसरे i2 वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उनका वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि जो दो डिफरेंट इंडेक्सेस हैं वहां पे कोई भी एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होने चाहिए। अब ये जो हमारे पास ओवरऑल सेट बनेगा i1 और i2 का वो क्या हो सकता है, i1 जो है ये हमारे पास 1 हो और i2 जो है ये हमारे पास 2 हो। ठीक है, इस तरह ये 1 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 1 हो सकता है और ये 4 हो सकता है।
इस तरह I1 जो है ये 2 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, और ये 2 हो सकता है, ये 4 हो सकता है। और इस तरीके से मतलब I1 और I2 जो है वो डिफरेंट वैल्यूज को एट द सेम टाइम पॉइंट करेंगे। I1 और I2 एट द सेम टाइम एक ही वैल्यू को पॉइंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने बता दिया कि I1 शुड नॉट इक्वल टू I2, ठीक है। और उसकी लॉजिक भी नहीं बनती, क्योंकि सपोज I1 और I2 किसी एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे हो या किसी एक इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हो, तो उस इंडेक्स पे तो एलिमेंट जो है वो सेम ही होगा ना। सपोज I1 जो है वो भी 1 है और I2 भी 1 है, तो I1 ऑफ 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, A1 है, ठीक है। और I2 ऑफ 1 वो भी क्या है, A1 है। तो हम एक ही जो एलिमेंट है, तो हम एक ही एलिमेंट जो है उसको अपने साथ कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी लॉजिक नहीं बनती, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे कहा है कि I1 और I2 को आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। वो मुख्तलिफ इंडेक्सेस को पॉइंट करेंगे, और कंडीशन हमने क्या लगाई है कि उन इंडेक्सेस पे जो हमारे पास सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट्स हैं वो इक्वल ना हो। तो ऑटोमेटिकली जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ये सारी, ठीक है, ये वाली, तो इसका मतलब है कि हमारी सीक्वेंस के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो डुप्लीकेट नहीं है। जब ये ट्रू होगी तो हमारे पास क्यूरी की जो वैल्यू है ये भी ट्रू होगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्यूरी की भी वैल्यू फॉल्स होगी। तो ये जो फंक्शन है इस यूनिक, ये हमें क्या बता रहा है कि जो हमने इसको सीक्वेंस जो है इनपुट के तौर पर दी है उसके अंदर कोई एलिमेंट डुप्लीकेट तो नहीं है। ये फंक्शन हमने क्यों बनाया इसकी वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब हमने इन्वेरिएंट डिफाइन किया है, फिर उसके अंदर हमारा मेक फंक्शन है और एयरपोर्ट 2 जो है ये हमारी क्लास है। उस तरीके से हमने उसके पैरामीटर्स बताए हैं, और साथ हमने इन्वेरिएंट्स क्या बताए हैं कि जो लैंडेड वाला सेट है दैट शुड बी सबसेट ऑफ परमिशन। इस तरह एलिमेंट्स ऑफ सी से क्या मुराद है कि वो तमाम एयरक्राफ्ट जो इस वक्त सर्कल कर रहे हैं, ठीक है, दे शुड आल्सो बी मेंबर ऑफ परमिशन सेट। यानी जो हमारे पास एयरक्राफ्ट सर्कल कर रहे हैं ये वही एयरक्राफ्ट होने चाहिए जिनको कि लैंड करने की परमिशन मिल चुकी है। और फिर साथ हमने कंडीशन और क्या बताई है कि एलिमेंट्स ऑफ सी इंटरसेक्शन एल, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट लैंड कर चुके हैं दैट शुड बी इक्वल टू एम्प्टी सेट। मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बैक वक्त सर्कलिंग वाली सीक्वेंस के अंदर भी है और लैंडेड वाले सेट के अंदर भी मौजूद है। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एरर को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो सेट, मतलब कि जो एयरक्राफ्ट जो है वो इस वक्त सर्कल कर रहा है वो लैंडेड के अंदर नहीं होना चाहिए, और जो लैंड कर चुका है वो सर्कलिंग वाली कलेक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। और साथ एक कंडीशन हमने और बता दी है कि इज यूनिक, यानी जो सीक्वेंस है हमारे पास सर्कलिंग वाली सीक्वेंस वो यूनिक होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, देखिए, जब हमने सेट्स की बात की थी तो सेट्स के अंदर हमने कहा था कि एलिमेंट्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, और जब भी कोई एलिमेंट उसके अंदर डुप्लीकेट हो या एक से ज्यादा दफा आए तो उसको हम कंसीडर एक दफा ही करते थे। अब सीक्वेंस के अंदर तो ऐसा नहीं होता। सीक्वेंस में तो अगर एक एलिमेंट जो है वो 2 दफा आ चुका है तो वो 2 दफा ही कंसीडर होगा, ठीक है ना। हमने कहा था ना कि यहाँ पे जो डुप्लीकेशन है उसको कंसिडर किया जाता है। तो अब अगर सर्कलिंग वाली जो हमारी अरे है, ठीक है, तो अब जो हमारी सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है, ठीक है, उसके अंदर एक एयरक्राफ्ट अगर 2 दफा है तो वो 2 दफा अलग अलग कंसीडर होगा। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि एक एयरक्राफ्ट जो है उसको आप 2 दफा कंसीडर करें, ठीक है ना। तो सेट के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली बिहेवियर था कि जो एलिमेंट्स डुप्लीकेट हो रहे थे वो 1 दफा कंसीडर हो रहे थे। सीक्वेंसेस के अंदर ये बिहेवियर नहीं है। सीक्वेंसेस के अंदर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो जितनी दफा रिपीट हो रहे हैं उतनी दफा ही उनको कंसीडर किया जाएगा। तो इस वजह से अब एक एयरक्राफ्ट जो है वो 2 दफा तो नहीं हो सकता, 3 दफा नहीं हो सकता, डुप्लीकेट नहीं हो सकता दूसरे लफ्जों में। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए फिर हमने क्या किया कि हमने इस यूनिक का एक खुद से फंक्शन बनाया, उसको पूरी सीक्वेंस जो है वो एज इनपुट दी, और इंश्योर किया कि जो हमारे पास इस वक्त सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे डुप्लीकेट ना हो। अब जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है वो है अलाउ टू सर्कल। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन ये करता है कि जिन एयरक्राफ्ट को लैंड करने की परमिशन मिल गई है, जब वो अपने टारगेट एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे हैं तो वो क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। तो ये बेसिकली जो हमारे पास सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है
उन एयरक्राफ्ट को सर्कलिंग वाली सीक्वेंस को असाइन करवाएगा। या दूसरे लफ्जों में ये क्या कर रहा है कि एक एयरक्राफ्ट को सर्कल करने की परमिशन दे रहा है। तो अब इसकी हम स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। ये फंक्शन का नाम है एयरक्राफ्ट इन के नाम से हमने क्या किया कि एक एयरक्राफ्ट जो है वो उसको एज ए पैरामीटर सेंड किया और उसकी टाइप क्या हमारे पास एयरक्राफ्ट है। फिर हमने क्या किया कि एक्सटर्नल की क्लॉज यूज की। जब हमने एक्सटर्नल की क्लॉज यूज की तो इसके अंदर जो हमारी सर्कलिंग वाली सीक्वेंस थी, ठीक है, उसकी एक्सेस हमने क्या बताई, रीड एंड राइट। रीड एंड राइट क्यों बताई, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट इन जो है जो हमने एज ए पैरामीटर सेंड किया है, ये अब क्या होगा, ये सर्कलिंग वाली सीक्वेंस के अंदर इसको हमने असाइन करना है। तो डेफिनेटली फिर हमारे पास जो सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है वो अपडेट होगी। फिर हमारे पास जो परमिशन का सेट है, इसकी हमारे पास एक्सेस क्या है, रीड ओनली की एक्सेस है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने ना तो कोई चीज ऐड करनी है ना ही कोई चीज रिमूव करनी है। सेम हमारे पास लैंडेड वाला सेट है, इसकी एक्सेस भी हमारे पास रीड ओनली एक्सेस है। फिर हमारे पास आ जाती है प्री कंडीशन। प्री कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं, देखिए प्री कंडीशन में हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास क्राफ्ट इन है जो हमने एज आर्गुमेंट सेंड किया है, दैट शुड बी मेंबर ऑफ परमिशन सेट। यानी ये वो एयरक्राफ्ट होना चाहिए कि जिसको पहले से लैंड करने की परमिशन मिल चुकी है। एंड क्राफ्ट इन शुड नॉट बी मेंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सर्कलिंग। यानी जो हमारे पास सर्कलिंग की कलेक्शन है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर क्राफ्ट इन पहले से मौजूद नहीं होना चाहिए। तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह रहे हैं कि ये जो क्राफ्ट इन है हमारे पास, ठीक है, जो नया एयरक्राफ्ट है, ये पहले से सर्कलिंग वाली सीक्वेंस के अंदर नहीं होना चाहिए। या दूसरे लफ्जों में ये पहले से एयरपोर्ट के ऊपर सर्कल नहीं कर रहा होना चाहिए। और साथ ही हमने तीसरी कंडीशन क्या बताई है कि क्राफ्ट इन शुड नॉट बी मेंबर ऑफ लैंडेड। यानी ये वो एयरक्राफ्ट भी नहीं होना चाहिए कि जो कि पहले से लैंड कर चुके हैं। या दूसरे लफ्जों में ये लैंडेड वाले सेट का भी पार्ट नहीं होना चाहिए। और पोस्ट कंडीशन क्या है हमारे पास कि सर्कलिंग इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू ऑफ सर्कलिंग, कंकैटिनेशन और क्राफ्ट इन। ये क्राफ्ट इन जो है इसको अब हमने एज ए सीक्वेंस रिप्रेजेंट किया है और इसको हमने कंकैटिनेट किया सर्कलिंग की जो प्रीवियस वैल्यू है और यहाँ पे उसको असाइन भी हमने सर्कलिंग वाले को कर दिया है सीक्वेंस को। दूसरे लफ्जों में जो हमारे पास सर्कलिंग वाली सीक्वेंस थी उसके अंदर जो प्रीवियस वैल्यू पड़ी थी उसके एंड पे हमारे पास ये एयरक्राफ्ट भी ऐड हो जाएगा। अगर जो हमारे पास सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट हैं, A3। तो इस कंकैटिनेशन के थ्रू ये सपोज हमारे पास A4 आया था तो ये भी हमारे पास इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अलाउ टू सर्कल ने बेसिकली क्या किया कि जो हमारे पास एक नया एयरक्राफ्ट आया था उसको भी सर्कलिंग वाली सीक्वेंस को असाइन कर दी। तो दूसरे लफ्जों में हमारे पास जो नया एयरक्राफ्ट आया था A4, अलाउ टू सर्कल वाले फंक्शन ने क्या किया कि उसको भी सर्कलिंग वाली सीक्वेंस को असाइन कर दिया। यानी अब एयरक्राफ्ट A4 जो है वो भी एयरपोर्ट के ऊपर सर्कल कर रहा है। फिर हमारे पास रिकॉर्ड लैंडिंग का फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है कि जो हमारे पास सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है जिसके अंदर हमारे पास वो एयरक्राफ्ट हैं जो कि इस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर सर्कल कर रहे हैं, उनमें से जो एयरक्राफ्ट सबसे पहले आया था उसको वहां से रिमूव करेगा और उसको लैंड करवाएगा। दूसरे लफ्जों में जो हमारे पास सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है उसके अंदर से उसको रिमूव किया जाएगा और लैंडेड वाले सेट को असाइन करवाया जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पर एयरक्राफ्ट आया था सर्कलिंग वाली सीक्वेंस के अंदर उसको रिमूव करवाया जाएगा और लैंडेड वाले सेट को असाइन करवाया जाएगा। तो दूसरे लफ्जों में हमारे पास सर्कलिंग वाली सीक्वेंस जो है उसके अंदर एयरक्राफ्ट जो है वो जिस ऑर्डर में आए थे उसी ऑर्डर में उनको वहां से रिमूव करवाया जाएगा और लैंडेड वाले सेट को असाइन करवा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो हमारे पास एयरक्राफ्ट सर्कल कर रहे हैं बारी बारी उनको लैंड करवाया जा रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास जो एक्सटर्नल क्लॉज है उसमें हमने क्या कहा कि जो हमारी सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है उसको हमने रीड भी करना है और राइट भी करना है। रीड राइट की परमिशन क्यों दी है, क्योंकि वहां से अब हमने एलिमेंट्स को रिमूव करना है। इसी तरह हमारे पास जो लैंडेड वाला सेट है उसकी भी परमिशन जो है वो कौन सी हमारे पास रीड राइट की है, क्योंकि लैंडेड वाले सेट के अंदर अब उन एयरक्राफ्ट को असाइन किया जाएगा। प्री कंडीशन हमने क्या बता दी है, प्री कंडीशन हमारी ये है कि जो हमारी सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। और पोस्ट कंडीशन में हमने क्या बताया कि हमारे पास जो लैंडेड वाला सेट है उसकी प्रीवियस वैल्यू और उसका यूनियन लिया जाएगा किससे, जो सर्कलिंग वाली हमारी सीक्वेंस है उसकी प्रीवियस वैल्यू का हेड जो है, हेड पे जो एलिमेंट है वो लिया जाएगा। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ।
सपोज सर्कलिंग वाली जो हमारी अरे थी, सीक्वेंस थी, उसके अंदर हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट जो हैं वो मौजूद हैं। मीन्स के इस वक्त 3 एयरक्राफ्ट जो हैं वो सर्कल कर रहे हैं। और जो हमारे पास लैंडेड वाली जो सेट है, ठीक है, सपोज इसके अंदर इस वक्त हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है A5 के नाम से, एक एयरक्राफ्ट है जिसने लैंड की है। अब हमें ये कंडीशन क्या बता रही है कि लैंडेड की जो प्रीवियस वैल्यू है यूनियन हेड ऑफ सर्कलिंग की जो हमारे पास सर्कलिंग का प्रीवियस सेट सीक्वेंस पड़ी हुई है, उसका हेड वाला जो एलिमेंट है वो लिया जाए। अब इसके हेड के अंदर क्या मौजूद है, A1 मौजूद है। तो लैंडेड वाली प्रीवियस वैल्यू और A1, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि A1 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस है ये शो भी यही कर रही है कि हमारे पास A1 जो था वो सर्कलिंग में पहले आया था, दूसरे नंबर पर A2 ने सर्कल करना शुरू किया था और तीसरे नंबर पर A3 ने सर्कल करना शुरू किया था। इस वजह से हमने सबसे पहले हेड की बात की और सबसे पहले A1 जो था उसको लैंड करवाया है। साथ हम कंडीशन एंड लगा के ये बता रहे हैं कि सर्कलिंग इज इक्वल टू टेल ऑफ सर्कलिंग। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे जो सर्कलिंग वाला हमारा सेट है ये भी अपडेट होगा और हेड वाला ये एलिमेंट रिमूव हो जाएगा और ये सिर्फ इसके अंदर सिर्फ टेल वाले एलिमेंट्स बच जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास A1 था, ठीक है, A1 A2 A3। A1 तो हमारा हेड है, टेल में हमारे पास ये दो एलिमेंट्स हैं। तो जो A1 है अब ये तो हम ऑलरेडी लैंड कर चुका है ना, तो इसका मतलब है इसको तो यहाँ से हमने सर्कलिंग वाली जो सीक्वेंस है वहां से रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए फिर हमने क्या किया कि टेल ऑफ सर्कलिंग कर दिया। जब टेल ऑफ सर्कलिंग कर दिया तो ऑटोमेटिकली हेड जो है ये यहाँ से रिमूव हो गया और सिर्फ हमारे पास सर्कलिंग के अंदर ये दो एलिमेंट्स बच गए। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास A1 आया था वो उस सर्कलिंग वाले सीक्वेंस से उसको हमने रिमूव किया और लैंडेड वाले सेट के अंदर उसको असाइन करवा दिया। मीन्स कि अब A1 जो है वो लैंड कर चुका हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस की बात करेंगे। देखें, बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए कि हमारे पास VDMSL के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियोज में फिर हम क्या करते हैं कि हम खुद से या अपने हम फंक्शंस डिफाइन कर लेते हैं। मसलन पहला फंक्शन जो हम डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमें हमारे लिए यूजफुल हो सकता है या हमारी हेल्प कर सकता है, वो क्या है, ये वो फंक्शन है जो कि हमें किसी भी सीक्वेंस के अंदर लास्ट एलिमेंट रिटर्न करता है। देखें, अभी इससे मिलते जुलते हमने जो फंक्शन देखे थे वो क्या थे, हेड ऑफ सीक्वेंस एस, इस तरह टेल ऑफ सीक्वेंस एस। हेड क्या करता था कि सीक्वेंस के अंदर जो इंडेक्स नंबर 1 पे एलिमेंट होता था ये सिर्फ वो रिटर्न करता था। सपोज हमारे पास एस जो है उसके अंदर ए बी सी और डी ये 4 एलिमेंट्स है। तो हेड ऑफ एस हमें क्या रिटर्न करता था, ये हमें ए रिटर्न करवा देता था जो कि हेड के ऊपर पड़ा है। और टेल ऑफ एस क्या करता था, ये हमें ये सारी की सारी टेल जो है बी सी और डी ये हमें रिटर्न करवा देता था। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डी की जरूरत हो, यानी सिर्फ और सिर्फ लास्ट एलिमेंट की जरूरत हो, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हम इस तरह का एक अपना फंक्शन बनाएंगे। इस तरह बाज़ औक़ात आपको जरूरत पड़ सकती है कि आपको लास्ट एलिमेंट को रिमूव करके बाकी तमाम सीक्वेंस आपको रिटर्न की जाए। मसलन यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें यह भी जरूरत पड़ सकती है कि मुझे ए बी और सी चाहिए, सिर्फ लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो रिमूव हो, तो अब इसके लिए भी कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तमाम सिनेरियोज के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हम अपने फंक्शन खुद से डिफाइन करेंगे। और ये जो हम अपने फंक्शन डिफाइन करते हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, कस्टम बिल्ड फंक्शंस, यानी ये हमारे अपने बनाए हुए हैं। और जब ये हम अपने फंक्शंस बना लेंगे तो इनको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो पहले जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, लास्ट। ठीक है, लास्ट फंक्शन क्या करता है कि ये हमें सीक्वेंस का लास्ट एलिमेंट जो है वो रिटर्न करेगा। तो हम इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। लास्ट जो है ये फंक्शन का नाम है और सीक्वेंस इन जो है ये कंप्लीट सीक्वेंस है जो कि हम एज आर्गुमेंट इस फंक्शन को सेंड कर रहे हैं। एलिमेंट आउट जो है
ये वो लास्ट एलिमेंट है जो रिटर्न होगा और इसकी टाइप क्या एलिमेंट है। यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि ये सीक्वेंस जो है इसकी जो टाइप होगी आउटपुट वेरिएबल जो है उसकी टाइप भी वही होगी। प्री कंडीशन में हमने क्या कह दिया कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस इन है, ठीक है, ये जो हमने सीक्वेंस एज आर्गुमेंट भेजी है ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। और पोस्ट कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ इन इनटू लेंथ ऑफ सीक्वेंस। देखिए लेंथ ऑफ सीक्वेंस का जो फंक्शन है ये क्या करता है, उस सीक्वेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उनको रिटर्न करवा देता है। अब यहाँ पे लॉजिक की बात है कि एक सीक्वेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एक सीक्वेंस में होते हैं, लास्ट वाले एलिमेंट का वही इंडेक्स होता है। मसलन हमारे पास एक सीक्वेंस है एस के नाम से, ठीक है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एस कितने क्या होगा, 4 आएगा। अगर आप नोट करें तो ए का इंडेक्स 1 है, बी का 2 है, सी का 3 और डी का 4 है। तो और इसका मतलब क्या है कि जो किसी भी सीक्वेंस की लेंथ होती है ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट का वही इंडेक्स होता है। तो हमने क्या किया है कि ये ट्रिक यहाँ पे यूज किया है, सीक्वेंस की लेंथ ले ली है, वो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा और फिर हमने उसको एज ए इंडेक्स यूज करके सीक्वेंस के अंदर से वो एलिमेंट जो था वो एलिमेंट आउट वाले वेरिएबल को असाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो सीक्वेंस आई है, सीक्वेंस इन, लेंथ क्या आई थी, 4 आई थी, तो ये 4 हो गया। तो सीक्वेंस इन ऑफ 4 जो है वो हमारे पास क्या है, डी है, ठीक है, तो डी हमें रिटर्न हो गया। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है कि ये लास्ट एलिमेंट जो है उसको रिटर्न करवा देता है। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूं। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, ऑल बट लास्ट। यानी ये क्या करेगा कि पूरी सीक्वेंस हमें रिटर्न करेगा, लेकिन उसमें से लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो रिमूव हो चुका होगा। यानी लास्ट वाला एलिमेंट छोड़ के बाकी उससे पिछले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एज ए सीक्वेंस हमें रिटर्न हो जाएंगे। तो उसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया है, सीक्वेंस इन जो है एज ए सीक्वेंस हमने उसको पास किया है, और सीक्वेंस आउट ये क्या है, ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है। और इसकी भी देखें हमने टाइप जो बताई है वो क्या बताई है, सीक्वेंस ही बताई है। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव होना है और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एज ए सीक्वेंस रिटर्न करवाना है। पिछले केस में यहाँ पे क्या था कि लास्ट वाला सिर्फ एलिमेंट रिटर्न हुआ था, इसलिए इसकी टाइप हमने सिर्फ एलिमेंट बताई थी। यहाँ पे एलिमेंट नहीं रिटर्न करवाना है, यहाँ पे पूरी सीक्वेंस रिटर्न करवानी है आफ्टर रिमूविंग लास्ट एलिमेंट। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमने आउटपुट बताई है वो भी एक सीक्वेंस ही बताई है। उसी तरह प्री कंडीशन में हम क्या बता रहे हैं कि जो सीक्वेंस इन है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे पास पोस्ट कंडीशन क्या है कि सीक्वेंस आउट, यहाँ पे इक्वल का सिंबल है, इज इक्वल टू सीक्वेंस इन और आगे ये सारा। देखिए अब इसको पहले आप एवेल्युएट करें फिर आपको समझ आएगी कि ये एक्सप्रेशन जो है ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव करके बाकी सीक्वेंस कैसे रिटर्न करवाता है। सपोज हमारे पास सीक्वेंस है एस, एस इज इक्वल टू ए बी सी और डी। सपोज इसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं, तो अब क्या होगा, इज इक्वल टू सीक्वेंस इन, ठीक है, 1 इंटू लेंथ ऑफ सीक्वेंस इन। लेंथ ऑफ सीक्वेंस इन कितनी है हमारे पास, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, तो वो क्या आ जाएगी 4 माइनस ये 1 और ये चीज आ गई, इज इक्वल टू सीक्वेंस इन, ठीक है, 1 इंटू 3, ठीक है, 4 माइनस 1 3। तो सीक्वेंस इन ऑफ 1 इंटू 3 वो ऑटोमेटिकली इसका क्या मतलब होता है कि 1 से लेके 3 तक जो हमारे पास इंडेक्सेस के अंदर एलिमेंट्स हैं वो हमें रिटर्न करवाए जाएं। तो ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस आउट है इसको क्या चीज असाइन हो जाएगी, इसको ए असाइन हो जाएगा, बी और सी असाइन हो जाएगा एज ए सीक्वेंस, ठीक है। और चूंकि ये एज ए सीक्वेंस हमने असाइन करवानी थी तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसकी टाइप भी आउटपुट टाइप को सीक्वेंस बताई है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड का फंक्शन। ये क्या करता है कि इसको हम एक सीक्वेंस इनपुट देते हैं और साथ एक एलिमेंट इनपुट देते हैं, और ये फंक्शन हमें उस एलिमेंट की पोजीशन बता देता है। और पोजीशन जो है वो एक नेचुरल नंबर है तो उसको हमने क्या किया, उसकी टाइप n बता दी। इसकी प्री कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास एलिमेंट है दैट शुड बी मेंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस इन। यानी ये जो हमने सीक्वेंस भेजी है एज ए आर्गुमेंट उसके अंदर ये एलिमेंट जो है ये उसका मेंबर होना चाहिए। और पोस्ट कंडीशन हमने क्या बता दी है कि सीक्वेंस इन ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू एलिमेंट। यानी पोजीशन आपने वो रिटर्न करवानी है जहां पे कि
जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो इस एलिमेंट के बराबर हो, ये जो हमने एज ए आर्गुमेंट सेंड किया है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ये क्या करता है कि इसको जो आप सीक्वेंस पास करेंगे और जो एलिमेंट पास करेंगे, ये आपको उस सीक्वेंस के अंदर उस एलिमेंट की पोजीशन बता देगा। लेकिन अब यहाँ पे एक इशू है। सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है एस इज इक्वल टू ए बी सी और डी। तो यहाँ पे सपोज हमने ये सीक्वेंस इनपुट की और साथ हमने सी जो है एलिमेंट ये बता दिया। अब ये क्या करेगा कि हमें सी का ये हमें बता देगा उसकी पोजीशन, यानी उसका इंडेक्स 3 जो है ये रिटर्न करवा देगा। लेकिन सपोज अगर हमारे पास सीक्वेंस क्या है, एस इज इक्वल टू ए बी सी डी ए बी डी, ठीक है। और अब हम इसे कहते हैं कि हमें एलिमेंट ए जो है उसकी पोजीशन बताओ। अब ए की पोजीशन तो दो जगह पे है ना, दो जगह पे ये अपीयर हो रहा है, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। तो सपोज करें हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कि हमें ये वाला जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन रिटर्न कर देता है, और अब हम एक और प्रोग्राम लिखते हैं जो कि हमें इस ए की पोजीशन रिटर्न करता है। तो अब आप नोट करें कि यहाँ पर दो अलग इम्प्लीमेंटेशन हैं जो कि इस तमाम स्पेसिफिकेशन को, फाइंड के फंक्शन की स्पेसिफिकेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ए जो है वो दो जगह आ रहा है। तो सपोज एक प्रोग्राम है वो हमने लिखा इस तरीके से है कि वो इस ए की पोजीशन को रिटर्न करता है, और एक और प्रोग्राम जो है वो हमने इस तरीके से लिखा है कि वो इस ए की पोजीशन रिटर्न करता है। तो इसका मतलब है कि अब ये दोनों प्रोग्राम्स जो हैं ये इस स्पेसिफिकेशन को, फाइंड के फंक्शन की स्पेसिफिकेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जब कोई ऐसा सिनेरियो हमारे पास आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसी स्पेसिफिकेशन को अंडर स्पेसिफाइड। तो अब हम क्या करते हैं कि हम थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ये लगा देते हैं कि जो हमारे पास पहला एलिमेंट आ रहा हो बस उसी की पोजीशन रिटर्न हो, और जो उससे आगे एलिमेंट्स हैं वो उनकी पोजीशन रिटर्न ना हो। तो उसको आप क्या करेंगे, आपको कुछ यूं मॉडिफाई करना पड़ेगा कि आपने उसका नाम बता दिया, सीक्वेंस बता दिया और एलिमेंट बता दिया, और उसी तरह से जो उसकी पोजीशन है वो हम आउटपुट करेंगे। रिकंडीशन में हमने क्या बता दिया है कि एलिमेंट जो है दैट शुड बी ए मेंबर ऑफ सीक्वेंस इन। फिर हमारे पास इसकी है पोस्ट कंडीशन। अब पोस्ट कंडीशन में हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक ये एंड से पहले वाला पार्ट है और दूसरा एंड के बाद वाला पार्ट है। पहला पार्ट क्या कहता है कि पोजीशन की आपने वो वैल्यू रिटर्न करवानी है जहां पे कि जो हमारे पास सीक्वेंस इन के अंदर एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के बराबर हो जाए, और ये एलिमेंट बेसिकली इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो ये चीज होगी। अब ये जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये जो एंड के बाद शुरू हो रहा है, ये इंश्योर करता है कि हमें सिर्फ वही इंडेक्स रिटर्न हो जो जहां पे पहला एलिमेंट मैच हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये कैसे कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास सीक्वेंस इन जो है उसके तमाम इंडेक्सेस को हम कंसीडर कर रहे हैं। इंडेक्सेस ऑफ सीक्वेंस इन हम क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल आई इंडेक्सेस ऑफ सीक्वेंस इन, मतलब कि सीक्वेंस इन जो है हमारे पास ये वाली सीक्वेंस, इसके तमाम इंडेक्सेस को आप बारी बारी कंसीडर करें, और वो इंडेक्स ले जहां पे कि हमारे पास एलिमेंट जो पड़ा हुआ है वो इस एलिमेंट के बराबर हो, और पोजीशन जो है जो कि आपने आउटपुट वेरिएबल, जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है, पोजीशन की वो वैल्यू रिटर्न करें जहां पे पोजीशन जो है वो आई से लेस हो या इक्वल हो। ठीक है, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये होगा कि हमारे पास ये कंडीशन उस वक्त ट्रू होगी जब पोजीशन जो है ये हमारे पास आई की जो पहली वैल्यू है जहां पे कि हमारे पास एलिमेंट जो है सीक्वेंस के अंदर वो इस एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, वो वाली वैल्यू पोजीशन की रिटर्न होगी। ठीक हो गया, मैं दोबारा बता देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं कि तमाम इंडेक्सेस को बारी बारी कंसीडर कर रहे हैं और उन इंडेक्सेस के ऊपर सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट्स चेक कर रहे हैं। फिर हम ये कह रहे हैं कि पोजीशन की वो वैल्यू आपने रिटर्न करवानी है जो कि आई की उस पहली वैल्यू के बराबर है। कौन सी पहली वैल्यू, जहां पे कि हमारे पास जो सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के बराबर हो गया। तो जब हम ये कर रहे हैं कि आपने आई पोजीशन की वो वैल्यू रिटर्न करवानी है जो आई की उस पहली वैल्यू के बराबर है जहां पे कि हमारे पास एलिमेंट जो पड़ा हुआ है वो इस एलिमेंट के बराबर आ गया, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि जो पहला एलिमेंट मैच होगा हमेशा वो ही रिटर्न होगा, उसके बाद के जितने एलिमेंट्स हैं उन तमाम को इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक हो गया जी। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।